अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं तो यहाँ पर स्टूडियो में कर रहा हूँ, लेकिन एक शख्सियत है जो कि तूफ़ान की रिपोर्टिंग के लिए, तूफ़ान के एक्सपीरियंस के लिए निकल चुकी हैं तूफ़ान की तरफ। और वो शख्सियत कौन है आप सब जानते हैं। वो शख्सियत हैं शिफा यूसुफजई। ये तेज आंधी तूफान के साथ तेज हवा के झोंके यहाँ पर आ रहे हैं और ये हवा के झोंके लगाओ ताकि पता चले कि मैं रिपोर्टिंग करी। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं साइक्लोन वो बंदे उड़ा के ले गया। और ये आप साथ ये भी देख सकते हैं कि मेरी छतरी भी घूम रही है। और ये देखें ये छतरी घूम रही है। ये हो रहा था एक मीडिया चैनल पर। बिल्कुल। अब बुनियादी मकसद क्या है हमारा इस चीज को यहाँ पर करके डिस्प्ले करके दिखाने का? अच्छा लगा आपको? दिल से बताइएगा, ये जो अभी यहाँ पर हमने किया आपको अच्छा लगा? किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि तूफान एक खतरनाक चीज है। तूफान से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। लेकिन कुछ मीडिया चैनल वाले जो हैं वो किसी भी चीज पर, हम वो आसान उर्दू में कहते हैं, खेल रहे हैं भाई। इस पर खेलो, इस पर खेलो। बना दिया है उसको, रेटिंग का, टीआरपी का एक मकसद बना दिया है कि वो उसके थ्रू हासिल करनी है। उसके अलावा कोई मस्बत रिपोर्टिंग होती है या वैसे रिपोर्टिंग होती है, मतलब तमीज से, तरीके से, तहजीब से भी तो कोई बात की जा सकती है ना। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपने लोगों की मिजरी का मजाक नहीं उड़ाना, मिजरी को रिपोर्ट करना है। आपने लोगों की मिजरी पर खेलना नहीं है। उनकी वो जिसको हम कहते हैं ना कि सनसनी के लिए वैसे तो मशहूर है बहुत सारा मीडिया के मुतअद्दिद जो चैनल्स हैं, लेकिन वो सनसनी फैलाने के बजाय ऐसी आफात में हमें लोगों का एहसास भी करना है कि हमें तो जो देख रहा है वो ठीक है, घर में बैठ के आराम से देख रहा है, लेकिन वो लोग भी हैं जिनके घर तबाह हो गए, मवेशी उड़ गए, मवेशी मर गए। सावधान रहिए, सावधान रहिए। अगर 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं आई और आप सावधान नहीं रहे तो फिर ऐसे हालात हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि मैडम के पीछे जो विजुअल चल रहा है वो विजुअल अमेरिका के तूफान का है। वो भारत या पाकिस्तान में आने वाले, इस खत्ते में आने वाले तूफान का है। चलो ठीक है, वो तो उन्होंने रिक्रिएट किया एनवायरनमेंट। लेकिन अच्छा, एक तो चलो आपने उन लोगों की दिल आजारी की जो कि असल में तूफान के इफेक्टिव्स हैं, जी विक्टिम्स हैं भाई। उनको आपके इस किस्म की गिमिक्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आप बाकायदा तौर पे रिपोर्ट करें। कभी आपने मतलब चलो बड़े बड़े चैनल्स के नाम ले लेते हैं, बीबीसी एक्सीडेंट होता है या आग लगती है तो आप आग लगा के बैठे हुए होते हैं। कभी आपने बीबीसी के स्टैंडर्ड पे आपने कभी इस किस्म की कोई चीज देखी? अगर देखी है तो हमें भी थोड़ी, हमारी भी इस्लाह करें, मेरी करें खास तौर पे। रिपोर्टर्स जो असल रिपोर्टर फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जिनको असल खतरात का सामना होता है, जिनको सही तरीके से तरबियत भी दी जाती है कि जी किस तरीके से आपने वॉर जोन में रिपोर्टिंग करनी है, इस तरह से तूफान में रिपोर्टिंग करनी है। फील्ड रिपोर्टिंग के वो रूल्स होते हैं, उसकी तरबियत लेकर वो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, खतरात से खेल रहे होते हैं। एक तरीके से आपने उनका भी मजाक उड़ाया कि आप बस खड़ी हो गई, ये देखें मैं अब बता क्या रही है, एक्टिंग कर रही है ना कि मैं तूफान में मौजूद हूँ। और ये वो जो रिपोर्टर बेचारा असल में तूफान में मौजूद है ना, जरा उससे पूछें कि वो कितनी मुश्किलात का सामना करता है। तो ये जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, उनको भी हमारा सलाम है भाई, जो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और जो मजे की चीज़ है कि इनकी यही एक वीडियो नहीं है जो वायरल हो रही है कल से। एक तो ये है, जाहिर है इस पे मुख्तलिफ लोगों को पसंद नहीं भी आ रही है, लोग तनकीद भी करेंगे भाई ये क्या कर रही है। दूसरी एक और वीडियो है जिसमें ये जहाज टाइप चीज़ हेलीकॉप्टर में बैठी हुई है और उसमें भी इसी किस्म का कोई मंजर जो है वो रिक्रिएट कर रही है। वो भी इसी तरह तूफान भी चल रहा है पीछे और कुछ ऐसा सिलसिला भी है, वो भी मेरी नज़र से गुजरा था। तो बहरहाल अपने लोगों का ख्याल रखें। देखें जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंसेज हैं, वो सामने बैठी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो उनको पसंद आ रहा हो। बहुत सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल कर रही होती हैं उनको, खास तौर पे जब इस किस्म की नागहानी आफात की ऊपर रिपोर्टिंग आप कर रहे हो। बी वेरी केयरफुल एंड वेरी सेंसिटिव टू देयर मिजरीज हुएवर इज वाचिंग अस फ्रॉम द उस इलाके से। आगे बढ़ते हैं, 60 सेकंड न्यूज़ दिखाते हैं आपको और फिर प्रोग्राम में आगे बातें करेंगे। बहुत सारी खबरें और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपके लिए। बाइपर जॉय तूफान की शिद्दत में 1 दर्जा कमी, बहुत शदीद समुद्री तूफान से शदीद समुद्री तूफान की कैटेगरी में आ गया। समुद्री तूफान सिंध की साहिली पट्टी में दाखिल, अगले चंद घंटे अहम। केटी बंदर और मुल्हिका इलाकों में हवा की शिद्दत बढ़ गई। बाइपर जॉय का मुकम्मल हिस्सा आइंदा 5 घंटों में साहिली पट्टी से टकराएगा। वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। अजरबैजान हर माह पाकिस्तान को रियायती कीमत पर LNG गैस फराहम करेगा, मुआहिदा तय पा गया। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब। मुर्तज़ा वहाब को 173 जबकि हाफिज नईम को 161 वोट मिले। PTI के 33 मुनहरिफ अराकीन पोलिंग स्टेशन नहीं पहुँचे। ऐवान, अदालत और सड़क तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, हिकमत अमली बाद में बताएंगे, हाफिज नईम। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 श्रीलंका में होंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया।
भारत में मणिपुर में नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए, खातून वजीर का घर नजर आतिश, सैकड़ों अफराद हलाक, 1 लाख से जायद बेघर। और चीन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल करार दे दिया। 60 सेकेंड्स और आपने देखा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। और अब आपको ज़रा हम लेकर चलते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। ट्रेंडिंग स्टोरीज़ में एक चीज़ है जो बड़ी ट्रेंड कर रही है, और एक और वीडियो भी थी जो मैंने देखी थी, उसका भी जिक्र करते हैं, फिर आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलती हूँ। वीडियो ये थी कि अभी चूँकि इस किस्म की आफात पाकिस्तान में, हमारे खित्ते में ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा आने लग गई हैं, और ये नए नए फिनोमेनाज है, हमें पता भी नहीं है कि इसमें किस तरह से एक्ट करना है। मिसाल के तौर पर कहते हैं ना, ज़लज़ले में भागो नहीं, आराम से निकलो घर से बाहर, कोई भागने की दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह बहुत सारे प्रीरेक्विजिट्स हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मैंने देखी और मेरे जहन से निकल गया कि वो किसकी थी, लेकिन वो वीडियो ये थी कि वो कह ये रही थी, मेरा ख्याल है मिशी खान साहिबा की वो वीडियो थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अपना एक बैग बनाएं, ख़ासतौर पर जो इस किस्म के ख़तरनाक इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर तूफ़ानों का आना, आंधियों का आना, बारिशों का ज़्यादा होना होता है। एक बैग बनाएं, उसमें अपनी डिग्रीज़, ख़ास जो असनाद हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास उस पेपर में होने चाहिए। प्लास्टिक का बैग हो वो, और जब भी कोई इस किस्म की चीज़ हो, वो बैग आपके सामने हैंडी पड़ा हो, आप वो उठा के लेके चलें, क्योंकि बाद में फिर आपको पैसे भी रखें बिल्कुल। तो उसमें चूंकि आपको ज़रूरत पड़ती है, कार्ड रखें बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ये तैयार रखें। अब हुआ ये है कि इससे मुझे एक और डिग्री याद आई है जो कि गुम गई है, गुमशुदा डिग्री की नहीं, ये तो डिग्री असली है, ये असली डिग्री है, क्योंकि ये गुम गई है और इसके हवाले से यूनिवर्सिटी को भी राब्ता कर लिया गया है। वो तो बिल भी गई, इशू भी हो गई, दूसरी बिल्कुल बात हो गई। हाँ, फास्ट चल रहा हूँ भाई, आप तेज चल रहे हैं भाई, फास्ट चल रहा हूँ मैं, फास्ट चल रहा हूँ ऐसे कहते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी BA की डिग्री जो है वो गुम हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने डुप्लीकेट डिग्री के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से राब्ता कर लिया और उन्होंने डुप्लीकेट डिग्री के लिए फ़ीस चालान 2990 रुपये भी जमा करा दिए, जिसके बाद मीडिया पर रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें डुप्लीकेट डिग्री जारी कर दी गई है। और मियाँ साहब ने डिग्री के लिए जो फॉर्म फिल किया है उसके मुताबिक उन्होंने 1968 में BA किया, जिसमें उनके 340 नंबर आए, और ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तो खैर तबसरों की भरमार हो गई। फरागत है ना सोशल मीडिया पे लोगों की। अपने नंबरों की फिक्र करें आप, मियाँ साहब ने तो जो करना था कर लिया। 3 मरतबा के मुल्क के वजीर आजम है वो, उनके तो नंबर ऐसे थे कि उन्होंने नंबर से दूसरों को हटा भी दिया, असेंबली के नंबर भी थे, तो वो 3 मरतबा के वजीर आजम थे। और अब आप अपने नंबरों की फिक्र करें, उनके नंबरों पे तनकीद ना करें। बहरहाल जो भी हुआ, बहुत से सारिफीन हैं, उन्होंने ये कहा कि BA की डिग्री लेने से मालूम होता है कि नवाज शरीफ साहब ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर ली है। खत्म ही हो गई थी। हाँ, BA की शर्त खत्म हो गई थी, तो कोई जरूरत नहीं, खामखा का तबसरा है भाई, लोगों को पता ही नहीं जी। और बहरहाल ये जो है सिलसिला हुआ कि उनकी डिग्री खो गई थी और वो अब मिल गई उनको दोबारा। देखिए डॉक्यूमेंट्स इंसान के जो है वाकई संभाल के रखने चाहिए। अब बहुत मरतबा ये होता है आप शिफ्ट कर रहे होते हैं घर, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, आप इधर उधर रख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत अहम चीज़ें होती हैं। ये आपको डिग्री ऐसे ही नहीं दी जाती कि आप बस इसको रख के भूल जाए। और बाज़ औक़ात नागहानी आफात में आप किसी कैंप में खुदा ना खास्ता हो, कैंप में आप डिग्रियाँ दिखाएंगे, जॉबें मिलेंगी, डिग्रियाँ नहीं दिखाएंगे, कार्ड आपके पास कम से कम होना चाहिए। वो पूछता है अगला आपसे, कोई किसी किस्म की कोई वॉर वाली सिचुएशन में फंस सकते हैं आप, तो आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, अगले को आप बता सके मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं यहाँ रहता था, तो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कल जो हम बात कर रहे थे यूनान में जो कश्ती डूबी थी, उसमें उसके हवाले से खबर देते हैं आपको, सिर्फ 104 अफराद को बचाया जा सका है इस कश्ती में से, और इसमें मिस्री, शामी, फ़लस्तीनी, अफ़गानी और पाकिस्तानी शहरी सवार थे। गैर कानूनी तौर पर ये यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कश्ती में आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के बंडाली गाँव के 2 दर्जन के करीब अफराद भी सवार थे, और उनके मुतालिक अब तक कोई इत्तला नहीं मिली है, जिसका मतलब साफ ज़ाहिर है। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से रखने वाले काफ़ी नौजवान भी इस कश्ती में सवार थे, और यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक 12 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है। बच जाने वालों के मुताबिक कश्ती में सैकड़ों अफराद सवार थे, जबकि अब तक सिर्फ जो है वो 100 ही लोग जो है वो वहाँ पर तकरीबन बच सके हैं। तो ये सूरत हाल है उसकी। जी बिल्कुल। अब ये ज़ाहिर है इंसान ख़तरे मोल लेता है तो फिर ख़तरों का फिर रिज़ल्ट बहुत मरतबा इस तरह निकलता है, लेकिन ये ख़बर ऐसी है कि जिस पे आप कहते हैं कि यार चलो ठीक है, जो दुआ तो आप करते ही हैं उन लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी आप सोचते हैं कि जो क्यों किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ हिजरत कर रहे होते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि हमारा बेहतर मुस्तकबिल हो, और हमारे जिस जगह पर हमें वहाँ पर हम नहीं रह सकते, अब हमें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जगह जाना है। ये जो इंसान को हमने इस लेवल पर पहुँचा दिया है ना, बेसिकली तो फाइनेंशियल मसाइल होते हैं। बिल्कुल। असल चीज़ सारी जो है वो
फाइनेंस से ही रिलेटेड है भाई, इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी दुनिया की बेहतर होगी, फाइनेंसेस दुनिया के बेहतर होंगे तो मामला सही होगा, वरना इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। अब देखें फाइनेंस से इकोनॉमी से रिलेटेड पेट्रोल की कीमतें सेम रखी गई हैं वो, लेकिन इसहाकदार साहब आते ऐसे, अच्छा सुबह से इंटरेस्टिंगली खबरें भी ये रिपोर्ट हो रही थी कि कमी हो सकती है, उनमें कमी वाकई हो सकती है, ख्वाहिशात तो उन्होंने इसहाकदार साहब ने फिर इसको मेंशन भी किया। उन्होंने अपनी जो उन्होंने कौम से खिताब किया पेट्रोलियम के ऊपर, उन्होंने इसको मेंशन भी किया कि कुछ जगहों पर ये भी कोट हो रहा था कि मजीद बढ़ोतरी हो सकती है और कुछ जगहों पर ये भी कोट हो रहा था कि उसमें थोड़ी सी कमी वाकई हो सकती है। एक जगह बढ़ोतरी हो गई है, अजीब टेंशन वाली खबर है भाई। वो क्या है? ये तो पूरा मुल्क जो है उसके अंदर शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है। शादियों के लिए पुलिस बैंड जो होता है ना, जो बैंड बजाते हैं वो वाले, वहाँ पुलिस बैंड की मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस बैंड की बुकिंग फीस बढ़ गई है भाई, 18,000 से 40,000 रुपए हो गई है। तो आपका क्या लेना देना इससे? आपकी हो गई है नहीं तो मतलब किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, वो बेचारे परेशान होंगे। आवाम की परेशानी में परेशान होता हूँ। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोगों की करवानी भी है मैंने, क्योंकि लोग पूछते हैं ना, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई अवैस की तो हो गई, अवैस को क्या इतना दिलचस्पी हो गई फौरन। कुछ दोस्तों की करवानी है ना मैंने शादियाँ, उसके चक्कर में पूछ रहा हूँ। बैंड अब वहाँ पर महंगा हो गया तो अच्छा 100 किलोमीटर तक की फीस 30,000 रुपए से 65,000 रुपए तक मुकर्रर कर दी गई। 100 किलोमीटर रेंज में। हाँ, अच्छा ठीक जी। और पुलिस बैंड की फीस जो है, अच्छा दीगर शहरों में बुकिंग फीस जो है वो 15 से 28,000 रुपए कर दी गई है, और लाहौर में बेसिकली ये फीस जो है वो 40,000 रुपए कर दी गई है। और जी 40,000 तो बहुत ज्यादा है। 40,000 भाई, बैंड है, बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, आप सोचें ना, अगर 40 लोग भी हैं तो एक दिन के उनको 1,000 रुपए मिल रहे होंगे। ये चलो 20 लोग हैं तो 2,000 रुपये मिल रहे होंगे, वो जो कम है ज़ाहिर है। तो पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की शादियों के लिए 50% रियायत भी है, शहदा के बच्चों के लिए 80% रियायत भी दी जाएगी। और तर्जुमान ने यह कहा है कि बैंड बुकिंग से हासिल करदा रकम का 40% हिस्सा जो है वो वेलफेयर फ़ंड के लिए मुख्तस होगा, और फ़ीस का जो 20% हिस्सा है वो वर्दियाँ होती हैं, बैंड के मुलाजमीन के इनाम भी होते हैं, वो 40% उसमें रखा जाएगा। तो ये है पूरा, बहुत सारे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, ब्रास बैंड होता है पूरा ये, और जो लोग होते हैं इसके अंदर काम कर रहे होते हैं तो उनकी पूरी सूरत हाल है। ठीक है भाई, सोच रहे भाई क्या हो सकता है। अब सही है, ठीक है, होता है ऐसा, महंगाई है। अच्छा खैर मैं आपको बताऊं कि हर तरफ ही महंगाई है। दुनिया के मशहूर गुलकार जो हैं, मशहूर गुलकार बेयोंसी, उन्होंने दौरे से स्वीडन में महंगाई बढ़ गई है। उनके दौरे से, बिल्कुल उनके दौरे से स्वीडन में महंगाई बढ़ गई है। ये बेयोंसी के खिलाफ साजिश हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको इलेक्शन में नहीं खड़े होने देंगे अभी कि ये इसने महंगाई तो वो जीतेंगी क्या अगर खड़ी हो जाए? हो सकता है गाना वाना सुनाए लोगों को, और लोग बिरयानी पे जब टिकट जो वोट दे सकते हैं तो गाने पे क्यों नहीं दे सकते? हाँ सही बात है, बिरयानी पे हो सकता है, कीमे वाले नाम पे। अच्छा खैर ये हैरत अंगेज़ मामला आलमी मीडिया में ज़ेर बहस है, और बेयोंसे इस वक्त बैनुल-अक़वामी दौरे पर हैं और मुख्तलिफ ममालिक में कॉन्सर्ट्स कर रही हैं। अब गुज़िश्ता माह वो स्वीडन में थी, जहाँ उनके कॉन्सर्ट में शिरकत के लिए जौक दर जौक लोग जो है वो पहुँचे। इसके नतीजे में होटलों और रेस्टोरेंट्स की मांग बढ़ गई, कमरे जो है वो ज़ाहिर है उनकी डिमांड बढ़ गई। अच्छा जो मुआशी आदाद शुमार में भी नज़र आने लगी, और मई में स्वीडन में महंगाई की शरह जो थी वो 9.7% रही, जो अंदाजों से ज़्यादा थी। माहिरीन मईशत के मुताबिक इसकी वजह जो है वो होटलों और रेस्टोरेंट्स में लोगों का रश था, यानी लोग खाने के लिए भी जा रहे थे, रिहाइश के लिए भी जा रहे थे, और जो सर्विसेज हैं उससे सर्विसेज की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई। और बेयोंसे की मांग का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बैनुल-अक़वामी दौरे से 2 अरब पाउंड कमाने का इम्कान है। 2 अरब पाउंड, डॉलर नहीं पाउंड। इतनी मांग है बेयोंसे की मांग भरी हुई या नहीं? एक सवाल आया तो वो तो भारत से कोई भरेगा ना, पाकिस्तान से तो कोई नहीं भरेगा। चलो कहीं से भी भर ले, लेकिन देखें अगर वो आ रही है तो ये तो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। अच्छा बहरहाल चले, मैं आपको ये जो कि आप कह रही हैं होटलों की कीमतें बढ़ गई, जो एक और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त होटल है, वहाँ जाके रहना चाहिए। दुनिया का गहरा तरीन होटल है, पानी के अंदर है जी। वेल्स के एक पहाड़ी सिलसिले की गहराई में वाक़, पानी में नहीं है, मतलब वेल्स अच्छा, नहीं है जी यूके में जो आपका सूबा है उनका, एक जी वेल्स कह लें, तो उसमें एक गार की गहराई में ये वाक़े है, और बेसिकली एक नमक की कान है जो कि अब मतरूक हो चुकी है, और होटल का रूप इसको दे दिया गया है। इसका नाम है जी डीप स्लीप। अच्छा डीप स्लीप हो जाए भाई। अच्छा ज़मीन में 1375 फीट नीचे है ये। 4 कैबिन इसके अंदर हैं, हर कैबिन में डबल बेड लगाया हुआ है। इस होटल तक पहुंचना भी एक बड़ा दुश्वार मरहला है। ये देखें आप, रास्ता आपको नज़र आएगा इसका, तो ये आप इसके अंदर डीप जाते हैं, और एक रात का इसका किराया है $688, जो कि मतलब तकरीबन 2 लाख रुपए बन जाता है हमारी करेंसी में अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से। और हर मौसम में दर्जा हरारत को 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। यहाँ पर वाईफाई है, बिजली है, बाकी सहूलियात भी मैसर हैं। तो अब जब आप यूके जाएँ ना
इधर जाए, डीप स्लीप जाऊंगी, डीप स्लीप जाए आप, ठीक है ना। ये आपके लिए मैंने, चूँकि आप सोच रही थी कुछ, तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। और आपके लिए इंतजामात कितने मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम के अलावा, ये देखो लोगों के होटलों के इंतजामात करो। सही है, बिल्कुल ठीक है, लोगों के बैंड के इंतजामात, लेकिन वो इंतजामात देखें आपको तब कायम आप कर सकेंगे जब आपके राब्ते कायम होंगे, ठीक है ना। और राब्ते कायम करने वाली जो एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा इस्तेमाल शुदा दुनिया में वो है व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप के हवाले से मुख्तलिफ फीचर्स के ऐलानात होते रहते हैं। इसी तरह आईफोन के जो मॉडल्स हैं उनके आने से पहले ही मॉडल जो है वो मुख्तलिफ IT और टेक वेबसाइट्स की उस पर आ जाते हैं तस्वीरें। तो एक और खबर भी मतलब बहस है, वो गर्दिश कर रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर वेरीफाई करने की, तो हमने खैर बड़ी कोशिश की, लेकिन अब इसका हतमी जो फैसला है वो मार्क ने फोन नहीं उठाया ना, जवाब नहीं, उसको डबल टिक नहीं हुआ मेरा मैसेज मैंने किया था। टाइमिंग अलग होगी ना, वो दूसरे जोन में, आप जो दूसरे जोन में। तो अब हुआ ये है कि राब्ते की तमाम ऐप्स के दरमियान सारिफीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की जो है ये दौड़ लगी हुई है इस वक्त। और अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जल्दी वो वॉइस नोट के साथ साथ वीडियो पैगाम भी भेज सकेंगे। और वैसे तो वीडियो पैगाम मुझे तो इस फीचर की वजह से ऑनेस्टली समझ नहीं आई। उसकी वजह ये है कि हम वीडियो बनाएं नहीं, हाँ गुड आप वीडियो बनाए मोबाइल से, ठीक है, आपने मोबाइल से वीडियो बनाई और वो आपने उसको भेज दी, भाई तो ये वीडियो पैगाम ही हो गया। अब ये वीडियो पैगाम मैं आपको बताती हूँ, अब सार्फिन 1 मिनट तक का वीडियो पैगाम जो है वो भेज सकेंगे। मेरे भाई ये तुम लोगों को बनाओ नहीं, व्हाट्सएप पे जितना मैं टेक्स्ट ये व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करती हूँ ना उतना कोई भी नहीं करता होगा। व्हाट्सएप पे वैसे ही 1 ही मिनट की वीडियो जो है वो जा सकती है। अच्छा, सही बताया, मैं आपको सही बता रही हूँ, टेक्निकली मैं तो वैसे 1 मिनट की वीडियो या उसका जो फाइल साइज है वो उतना होना चाहिए जितना उनकी तरफ से ऐप की तरफ से अप्रूव्ड है। तो चाहे वो 1 मिनट से कम भी हो सकती है अगर फाइल आपकी हैवी है, हाई रेजोल्यूशन में बनी हुई है कोई वीडियो। अच्छा, इस फीचर की निशानदेही चंद मोबाइल फोन्स पर की गई है, जिससे अंदाजा ये होता है कि व्हाट्सएप ने वीडियो मैसेज की आजमाइश जो है वो शुरू करती है। अब खैर बहरहाल वही सवाल है कि वीडियो तो आप वैसे भी भिजवा सकते थे, तो क्या मतलब वीडियो मैसेज का क्या मतलब? इतनी लंबी खबर छपी हुई थी अवैस कि मैं तो हैरान परेशान पढ़ के रह गए। क्या नहीं वो ठाकुर साहब नहीं करते क्यों हाँ ऐसे वो है बिल्कुल। तो भाई इसका कुछ पता नहीं कि ये मार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है। उधर ही लॉन लगा हुआ है, उधर ही लॉन को किसको इफ्तिखार ठाकुर साहब को आपने सही याद किया भाई, बड़े अच्छे फनकार है वो वाकई, वेरी एनर्जेटिक परफॉर्मर, वेरी एनर्जेटिक परफॉर्मर। उधर ही लॉन है, वो ट्विटर पे हर एक से भिड़ जाता है, कंपनियां उसको ब्लॉक कर रही है। कल उसको एक मारूफ बर्गर खाने और बेचने वाली कंपनी जो है उसने ब्लॉक कर दिया। वो उनको निकालना देगा अपने प्लेटफॉर्म से? नहीं, देखो फ्रीडम का कितना कायल है वो। वैसे इतना तो नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो अजीब ही वो भिड़ रहा है लोगों से, खामखा की उनके साथ पंगे ले रहे हैं। तो ये तो खैर वॉइस नोट की कहानी। हाँ, तो उस कंपनी ने ही अपने पेज से उसको ब्लॉक किया हुआ है भाई। हाँ, तो ये है सिलसिला। सही। अच्छा, चूँकि ये न्यूज़ तो खैर हो गई, न्यूज़ के बाद अब ज़रा सैलाब की अपडेट, सॉरी तूफ़ान की अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज का दिन बड़ा अहम करार दिया गया है। और इस हवाले से फयाज़ यूनुस साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई। जी फयाज़ साहब, ये बताइए कहाँ पर हैं आप और जो तूफ़ान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपडेट है वो क्या है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ठट्टा और सजावल बाईपास पर मौजूद हूँ। समुद्री तूफ़ान के बारे में कहा जा रहा है कि आज किसी भी वक्त केटी बंदर और सिंध की साहिली पट्टी से टकराएगा। सबसे ज़्यादा जो सिंध की मुतासरा पट्टी होगी वो केटी बंदर, जाती और शाह बंदर की साइड होगी, जहाँ पर टकराने के बाद वो मुख्तलिफ जो जेटीज़ छोटी बनी हुई है उनको मुतासिर करेगा। पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, नेवी की जानिब से तमाम तर साहिली पट्टी को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। जैसे ही तूफ़ान करीब आता जा रहा है सिंध में, तो यहाँ पर हल्की हल्की बारिश के साथ साथ काले बादलों का राज है। कभी ये बारिश जो है तूफ़ानी हो जाती है, तेज़ हवाएं रात से चल रही हैं, जिसकी वजह से जो मौसम है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। लेकिन जो मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरीन मुख्तलिफ कैंप्स में मौजूद हैं, उनकी जो परेशानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि उनको यही खदशात मौजूद हैं कि अगर जिस रफ्तार से ये समुद्री पट्टी से टकराएगा ये तूफ़ान, तो उनकी जो कश्तियाँ, लांचें, उनके जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं, उनको नुकसान होने का खदशा है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें बताया गया था कि तो कल टकराना था, इसके रूट में कोई तब्दीली हो गई या शिद्दत तो कमी हुई है शिद्दत में?
देखिए, इसकी शिद्दत में कमी के साथ साथ जो अब इसका जो रूट है वो भी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब सिंध के जो साहिली पट्टी है उसको नुकसान काफ़ी ज़्यादा कम होगा। जानी नुकसान से बचने के लिए पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। तकरीबन 80,000 के करीब लोगों को सिंध की मुख्तलिफ साहिली पट्टी से रेस्क्यू किया गया था। इससे पहले अब तक इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू किया गया हो। इसमें पाकिस्तान नेवी, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, मैरीटाइम तमाम तर एजेंसियों ने एक साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां करके इन तमाम तर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, क्योंकि इससे पहले जो खदशात थे उसमें बताया जा रहा था कि जो रफ्तार और जिस बहाव से आ रहा है तो वो केटी बंदर से जब टकराएगा तो 10 से 15 किलोमीटर का इलाका वो तमाम तर मुतासिर होगा, उसको एवैक्यूएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब इसकी शिद्दत जो है वो कम हो गई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फयाज़ यूनुस, हमारे नुमाइंदे हम से आगाह कर रहे थे। फयाज़, आप भी अपना ख्याल रखिए और अल्लाह ताला से दुआ है कि बाकी तमाम लोग जो हैं उनके साथ भी खैर का मामला रहे। हुकूमत ने जिस तरीके से एवैक्यूएशन किया है अच्छी बात है, अच्छे तरीके से जो है वो ये काम हो तो गया है। अब तूफ़ान की शिद्दत में ज़रा कमी आई है, अल्लाह करे मज़ीद इसमें कमी आए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हारून शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है और हमारा जो सेगमेंट है वो है बच्चों को कौन सी फिल्में देखनी चाहिए। समर वेकेशन चल रही है, बच्चों अपने जो वक्त है उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी फिल्में देखो, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करो, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करो, जिससे आप भी कुछ सीखेंगे, आपके वालिदैन भी खुश होंगे कि हमारा बच्चा हर वक्त यूं नहीं कर रहा, यूं नहीं कर रहा है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें करो, ठीक है। अच्छा जी, हारून शोएब साहब से बात करेंगे हम और राब्ता हमारा जुड़ चुका है उनसे। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आज बताइए कौन सी ऐसी 2 फिल्में हैं जो आप बच्चों को रेकमेंड कर रहे हैं? बिल्कुल, आज बच्चों के लिए अगेन 2 फिल्में हैं हमारे पास जो कि रिकमेंडेशंस हैं इस वीक की, ताकि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जो हैं वो वक्त ज़ाया ना करें और वालिदैन को भी ज़्यादा परेशान ना करें। तो अच्छा अच्छा कंटेंट देखें। और एक पाकिस्तानी फ़िल्म आज रिकमेंड करेंगे। एक्चुअली वो एक पाकिस्तानी फ़िल्म नहीं है, एक पाकिस्तानी फ़िल्म सीरीज़ है। जिस तरह के आप देखते हैं इंटरनेशनली भी फ़िल्म सीरीज़ होती हैं, पूरी पूरी मार्वल की सीरीज़ है या स्टार वॉर्स की सीरीज़ है या कैप्टन प्लैनेट की सीरीज़ हमने देखी है, कैप्टन अमेरिका की सीरीज़ है। इस तरह ये भी एक सीरीज़ है और पाकिस्तानी फ़िल्मों में ये एक बहुत हिट सीरीज़ है, एनिमेटेड फिल्म है। तो उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो कौन सी है फिर बताइए ना, ये उर्दू फिल्म जो है, उर्दू फिल्म सीरीज़ जो है ये कौन सी है, क्यों देखनी चाहिए, क्या इसकी डिटेल्स हैं? जी, सो आज हम पहले बिल्कुल बात कर लेते हैं पाकिस्तानी फ़िल्म जो जिसका मैंने कहा कि एनिमेटेड फिल्म्स की एक सीरीज़ है जिसमें 3 फिल्में आ चुकी हैं। तो पहली फ़िल्म तो 3 बहादुर के नाम से आई और फिर दूसरी फ़िल्म जो आई वो 3 बहादुर एंड द रिटर्न ऑफ बाबा बलाम, वो बड़ी खूबसूरत उसी का एक जो है वो अगला सीक्वल आया और फिर उसके बाद तीसरी फिल्म भी 3 बहादुर सीरीज़ की आ चुकी है। तो ये 3 फिल्में 3 बहादुर सीरीज़ की हैं। बच्चे जिन्होंने नहीं देखी वो ये देखें और अगर वो इसी ऑर्डर में देखें कि पहले जो आई फिल्म वो देखें और फिर उसके बाद उसके 2 सीक्वल्स, तो ये बड़े मज़े की कहानी है। 3 बच्चों की कहानी है, आमना है, कामिल है, सादी है। इन तीनों ने मिलकर क्या एडवेंचर्स किए हैं। इसमें एक विलन भी है जो कि एक्चुअली जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि एनिमेटेड सीरीज़ है तो पीछे ज़ाहिर है आवाज़ें जो आ रही हैं उसमें आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी हमज़ा अली अब्बासी साहब की। तो हमज़ा अली अब्बासी जो हैं वो इसमें विलन की आवाज़ दे रहे हैं और आपको पता है कि हमज़ा अली अब्बासी जब आवाज़ को बड़ा खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने इस फिल्म में बड़े मज़े के एक्सप्रेशंस लाए हैं उस विलन के कैरेक्टर के लिए। तो बाबा बलाम जिसका नाम है, तो उसके अंदर उन्होंने वो हंसी उनकी और वो जो उनका एक विशसनेस है एक विलन के कैरेक्टर की, वो बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट की है। तो ये एक सीरीज़ है जो कि शर्मीन उबैद चुनॉय ने, अगेन पाकिस्तान की बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं, ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं जो अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी हैं। तो उनकी ये बनाई हुई एनिमेटेड सीरीज़ है जो कि बच्चों में बहुत मकबूल हुई थी और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो इन छुट्टियों में ये फिल्म देखें। 3 बहादुर बिल्कुल बड़ी मशहूर हुई थी और बच्चों ने बड़ा शौक से देखा इसको। अच्छा, अब इंग्लिश की तरफ आ जाते हैं। इंग्लिश फिल्म के बारे में भी बताइए, वो कौन सी आप लेकर आए हैं, उसका क्या कंटेंट है और क्यों देखनी चाहिए बच्चों को?
आज जो इंग्लिश की फिल्म हम बच्चों को रेकमेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल फिल्म 1980s की फिल्म है और हम सब के बचपन की यादों का हिस्सा है, लेकिन आजकल के बहुत से बच्चों ने शायद ना देखी हो, तो उसका नाम है E.T. द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल। ये फिल्म जो है स्टीवन स्पीलबर्ग, इंटरनेशनली बहुत बड़ा नाम, शायद दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर जो हैं वो इस वक्त स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम आता है। तो उनकी बनाई हुई फिल्म है, ये उनकी शुरू की कुछ फिल्मों में से है और ये बहुत हिट फिल्म है, बल्कि इनफैक्ट अमेरिका में इसको समझा जाता है कि हिस्टोरिकली, कल्चरली बिल्कुल एंड एंटरटेनमेंट वाइज ये एक पूरा एक लैंडमार्क है हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री का। सो E.T. जो फिल्म है वो बच्चों ने जिन्होंने नहीं देखी हुई वो ये देखें। ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर के बारे में है जो कि दुनिया पे आता है और वो यहाँ पर आकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है। इसमें एक लड़का है, उसके पास वो उसका दोस्त बन जाता है और अगर आपने देखा होगा काफ़ी फिल्मों में वो नज़र आता है। अब भी अक्सर हम ये थीम देखते हैं कि फ़िल्मों में इस्तेमाल की जाती है कि खलाई मखलूक एक दूसरे सैयारे से आ गई है और वो यहाँ आकर कुछ बच्चों के पास छुप जाती है और फिर बच्चे जो हैं वो उसके साथ किस तरह उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। शुरू में डरते हैं, बाद में दोस्ती हो जाती है। तो ये इसी तरह की एक कहानी थी, लेकिन ये क्योंकि उस वक्त बिल्कुल एक नॉवल कॉन्सेप्ट था, उस वक्त तक बिल्कुल ये एक नई बात थी, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और बच्चे जो उस वक्त बच्चे थे, अब तो खैर वो बड़े हो गए, 3 दिहाइयाँ वैसे गुजार चुके हैं, तो वो जो हैं उन्होंने ये इस फिल्म को बहुत एंजॉय किया था। और ड्रू बैरीमोर जो कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उसमें वो चाइल्ड स्टार के तौर पे आई थी। तो ये वो फिल्म है E.T. के नाम से। इसका जो साउंड ट्रैक था, जो E.T. का कैरेक्टर था, जो बच्चों की एक्टिंग थी, जो इसका एक्शन था, वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टीवन स्पीलबर्ग क्यों समझा जाता है कि इतने बड़े डायरेक्टर हॉलीवुड के हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है और बिल्कुल जिन बच्चों ने नहीं देखी हुई उनको ये देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक तो साइंस फिक्शन फिल्म का पूरा जॉनरा समझ में आता है, उसकी शुरू की फिल्मों में से है, तो जाहिर है वो आपको सीखने को मिलेगा कि ये साइंस फिक्शन का जो पूरा एक जॉनरा है फिक्शन के अंदर, यानी स्टोरी टेलिंग के अंदर, उसको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया गया। और ये एक माइलस्टोन फिल्म जब आई तो उसके बाद साइंस फिक्शन फिल्म्स जो थी उन्होंने अपनी जगह बना ली ऑडियंसेस के साथ। तो ये फिल्म ज़रूर देखें। क्या बात, वेरी गुड जी, थैंक यू अरुण शोएब साहब। वैसे स्टीवन जो है वो फिर स्टीवन है भाई, ये बात तो तय है। स्टीवन का जो कमाल है ना वो ये है कि उसने साइंस फिक्शन को एक उरूज बख्शा है। आपको कौन सी स्टीवन की ज़्यादा फिल्में पसंद है? मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं तकरीबन। वैसे तो उसकी हर फिल्म ही किसी ना किसी तरीके से आगे पीछे होती है। जुरासिक पार्क बड़ी मशहूर सीरीज थी। वो थी बिल्कुल। जॉज देखिए? जॉज नहीं देखी। डर ना लगे तो बताइए। हैं जॉज नहीं देखी मैंने। जॉज जो है वो वेल मछली, वो क्या शार्क मछली जो होती है उसके ऊपर हो कमाल जॉज थी, ज़बरदस्त थी। बहरहाल स्टीवन भाई गुड, शाबाश, अच्छा काम करते हो। लेकिन जुरासिक का कॉन्सेप्ट भी क्या ही लेके आए थे वो, अलग सीरीज। यस बिल्कुल। अच्छा, मुशर्रफ अली फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। किताबों पर बात करेंगे, कौन सी किताबें बच्चों को पढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जनाब, सब ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत जनाब। सर कौन सी 2 किताबें आज बताएंगे, कौन सी 2 किताबें रेकमेंड करेंगे? जनाब आज हम जिन 2 किताबों को देख रहे हैं उनका नाम है कारनामे नवाब तीसमार खान के, और दूसरी किताब का नाम है जो कि इसी किताब का एक तरह से अंग्रेज़ी तर्जुमा है। अच्छा। वो है ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स ऑफ बैरन मुनशाउसन। तो ये किताब जो है एक बहुत ही मशहूर क्लासिक है और इसका इब्न इंशा साहब ने उर्दू में तर्जुमा किया था। तो इन 2 किताबों को आज हम देखेंगे थोड़ा। अरे ज़बरदस्त, तो ठीक है। उर्दू किताब की तरफ से फिर चलते हैं। पहले तीसमार खान के बारे में बताइए सर, क्या तीसमार खानी है इसमें? जी, तो ये नेशनल बुक फाउंडेशन ने किताब छापी है कारनामे नवाब तीसमार खान की, और इब्न इंशा साहब ने इसको बहुत ही मज़े की ज़ुबान के अंदर उसको उर्दू में तर्जुमा किया है। इसमें आप किरदार देख सकते हैं, इसमें एक तरह की पूरी पिक्चर बुक है। कुछ तस्वीरें इसके अंदर, हर कहानी के साथ कुछ तस्वीरें हैं। और तीसमार खान साहब का जिस तरह होता है कि भाई वो उन्होंने बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं, मैंने ये किया और वो किया, तो ये सारी उन कहानियों का तस्करा है। और मैंने आज से बहुत साल पहले बचपन में पढ़ी थी और अभी मैं रिसेंटली इस्लामाबाद गया था तो मुझे ये किताब दोबारा नजर आई तो मैंने इसको खरीद की। ज़बरदस्त। तीसमार खान, बड़े तीसमार खान है नवाब साहब की। चलें जी, अब अगली वाली बताएं। अगली अंग्रेजी किताब जो है सर। जी, ये
जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये इस अंग्रेज़ी के अंदर जर्मन ज़ुबान से तर्जुमा पर आई, द ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स ऑफ बैरन मुनशाउसन, और इसमें यही तीसमार खान साहब जो बैरन मुनशाउसन हैं, ये तीसमार खान एक तरह से कहलाते थे अपने ज़माने के, और इनके ये भी इलस्ट्रेटेड है। इसमें भी आप देखेंगे बेशुमार तस्वीरें हैं इनके एडवेंचर्स की, किस तरह इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, और ये भी बच्चों के अंदर और बड़ों के लिए भी एक बहुत मकबूल किताब है। तो ये वो किताबें हैं जिनको आपको पढ़कर हंसी आती है और मज़ा आता है। तो ये दो किताबें आज की। ज़बरदस्त जी, बैरन मुनशाउसन। अच्छा, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, तो ये भी मेरे ख्याल में देख सकते हैं बच्चे जो हाँ, ये भी फिल्म हो जाएगी। थैंक यू मुशर्रफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने किताबें रेकमेंड की। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बच्चों के लिए करियर गाइडेंस सेगमेंट है ये, और आज जिस हमने करियर का इंतखाब किया है वो है उड़ना, पायलट। यानी पायलट। अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बने पायलट। हमारे साथ एक कमर्शियल पायलट मौजूद हैं जी, ज़ोहेब अली साहब, जो कि 1000 घंटे तकरीबन इनके होने वाले हैं, 1000 घंटे फ्लाइंग आवर्स होने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल्ला, जो कि बनना चाहते हैं पायलट। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम। कैसे हैं जी, ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। तो अब्दुल्ला, ये बताइए क्या उम्र है आपकी? आई एम 10 years old. ओके, 10 साल के हैं। कौन सी क्लास में? Grade 5. 5वीं में, सही है। और आपका शौक पायलट बनने का कैसे हुआ? जी, मैं बचपन से पायलट बनना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी बचपन ही है यार अभी भी बड़े तो नहीं हो गए। नहीं, जब से पैदा हुआ हूँ तब से पायलट बनना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे ग्राउंड देखने का बहुत शौक है, ऊपर से। ओके, तो छत पे चढ़ के देख लो, ऐसे भी हो सकता है। तो वो तो एक ही जगह पे बहुत रहेंगे ऊपर ना। से वेरी गुड। अच्छा, तो आपके घर में कोई, मतलब या आपके जानने वालों में, दोस्तों, रिश्तेदारों में कोई पायलट है? तो आपने फिर पायलट बनने के लिए क्या सोचा, कैसे बनेंगे, कुछ आपको आइडिया है? जी, पेपर्स देने होते हैं, और मैथ और फिजिक्स का पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, टीम वर्क भी। सारा तो इनको पता है पहले से। सही। अच्छा खासा पता है आपको। अच्छा, सिर्फ जहाज उड़ाना सीखना है। आप मैथ्स ओलंपियाड में भी आपने नेशनल लेवल पे बड़ा कमाल किया है, सही है? जी। तो मैथ्स भी आपकी काफी अच्छी है फिर तो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 21. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 पहले तो मैंने 6 भी ऐड किया था, इसमें तो 21 हो गया था। तो 5 कितने हो गए? 15. 15, वेरी गुड, शाबाश, गुड। ये तो मैंने ऐसे ही मजाकन सवाल किया था। आप भाई serious तेज है भाई, तेज है बच्चा, तेज है बिल्कुल। ज़ोहेब अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा, आप फोन लाइन्स भी ऑन कर दो भाई दोस्तों हाँ, मेरे, ताकि अगर किसी को पूछना सवाल चाहे। करना हो तो कर लेना, ऑन कर लिया करो जी। तो इंस्ट्रक्टर के तौर पे अभी आप फिलहाल जी जी, मैं अपने फराइज़ सर अंजाम फ्लाइट दे रहे हैं। तो आप कैसे आए इस फील्ड की तरफ? मेरा ताल्लुक चूँकि गिलगित बल्तिस्तान से है, तो गिलगित एयरपोर्ट के पास ही तकरीबन मेरा घर है। अच्छा। तो जो एयरक्राफ्ट, PI का जो एयरक्राफ्ट है, वो जो फाइनल अप्रोच बनाता है, वो मेरे घर के ऊपर से ही जा रहा होता है। अच्छा। तो मैं बचपन से इसी चीज़ को देख रहा होता था। तो ये बेसिकली एक ड्रीम होता है बच्चों का, वो फिर डेवलप हो जाता है, फिर इस प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं। तो फिर मैं इस तरफ कमर्शियल फ्लाइंग में आ गया। 2020 में मैंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स किया रावलपिंडी अच्छा। फ्लाइंग क्लब से, और उन्होंने मुझे टॉप परफॉर्मेंस के बेस पे उन्होंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर रखा, अरे वाह। जो कि पाकिस्तान का ओल्डेस्ट फ्लाइंग क्लब है। 1957 से ये चल रहा है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ पायलट्स यानी ट्रेन हो चुके हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल उसमें जा चुके हैं फील्ड में। तो अब ये आपके सामने एक यंग पायलट बनने के ख्वाहिशमंद हैं अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? जी, कमर्शियल पायलट कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? कैसे Simple। बनते हैं? कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले आपने FSC अपनी करनी होगी, इंटरमीडिएट करनी होगी आपको, 12th क्लास। अच्छा, मैथ फिज़िक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्लाइंग में आते हैं सारी आपकी फ़िज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे आप एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो कैसे करते हैं, एंटी ग्रेविटी, बिल्कुल फिज़िक्स है इसमें। लिफ्ट जनरेट होती है, लिफ्ट कहाँ से जनरेट होती है? एयरक्राफ्ट की विंग से, फिज़िक्स है। अच्छा, थ्रस्ट कैसे जनरेट होती है? एयरक्राफ्ट की इंजन से, वो क्या है? फिज़िक्स में आता है। तो उसके बाद फिर हम फ़र्ज़ कर ले इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं। हाँ। तो उसमें हमने डिस्टेंस निकालना होता है, हमने टाइम कैलकुलेट करना होता है, हमने स्पीड्स कैलकुलेट करनी होती है, ये सारी मैथ्स में आती है। ये खुद ऑटोमेटिक नहीं हो जाता?
हो जाते हैं, लेकिन इनिशियल जो कैडेट पायलट का स्टेज होता है उसमें हम सिखाते हैं उसको मैनुअली कि कैसे करते हैं। अच्छा। सब कुछ हम उसको ट्रेन करते हैं। फिर इसी चीज़ के एग्जाम्स भी होते इसी हैं। चीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं आपके 13 to 14 सब्जेक्ट्स होते हैं एविएशन के, तो वो आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं और साथ में आपके 190 आवर्स होते हैं कमर्शियल पायलट फ्लाइंग की, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो इस ये एग्जाम के लिए और जो फ्लाइंग आवर्स होते हैं उसके लिए किसी भी फ्लाइंग क्लब से जुड़ जाना होता है या स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से भी? फ्लाइंग क्लब से आप कर सकते हैं। फ्लाइंग क्लब का ये प्रोसेस होता है कि आपका इनिशियल टेस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप फिज़िकली फ़िट होते हैं, मेडिकली फ़िट होते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद 5 to 6 मंथ की ग्राउंड स्टडीज़ होती हैं, उसमें वो 14 सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, स्टडीज़ आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी टफ फील्ड है, कम टाइम में आपने ज़्यादा पढ़ना है। तो हमारे जो पासिंग मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के वो 100 में से 70 आप मार्क्स लेते हैं तो पास हो। पायलट बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं जी। 69 पे फेल है। 69 पे फेल है। लो भाई, ये तो टेंशन दे दी। और कितने अरसे का लंबा ये कोर्स होता है फ्लाइंग क्लब के साथ जिसमें आप पायलट बन जाते हैं? ग्राउंड स्टडी 6 मंथ की होती है, उसके बाद आपकी फ्लाइंग शुरू हो जाती है। ये टोटल आपका 2 इयर्स का होता है। 2 साल। 2 साल में आपने एफएससी के बाद 2 साल लगा के आप जी बन सकते हैं पायलट। तो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो? जी। क्या क्या करते हो? फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और अपने डॉग के साथ। वेरी गुड। तो डॉग के लिए भी कोई सीट होती है छोटी सी जहाज़ों में? अगर ये अपना पर्सनल कोई एयरक्राफ्ट ले लें तो फिर तो अपना जहाज लेना, उसको भी तो बैठाना है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी कमर्शियल फ्लाइंग की इसमें प्रोफेशनल लोग भी होते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं। इसमें एक लाइसेंस होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। अच्छा। तो वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने आते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अच्छा पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। कल मैंने सियालकोट की फ़्लाइंग की, सियालकोट नेविगेशन पे मैं गया हुआ था, मेरे साथ एक पुलिस ऑफिसर हैं DSP रैंक के, आज़ाद कश्मीर आगा मुश्तबा नाम है उनका, एज उनकी ऑलमोस्ट 50 के करीब है। अच्छा। तो वो एज अ स्टूडेंट मेरे साथ कल सियालकोट उनकी फ्लाइट तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा 50 एज उनकी है, फिजिकली क्या चीज़ ऐसी है जो कि ज़रूरी है फिजिकली? जैसे हम मतलब बचपन में सुनते थे भाई ऐनक लगाते हो तो पायलट नहीं बन सकते, नहीं क्या ये सही है? नहीं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कमर्शियल पायलट्स हैं जो कि ग्लासेस यूज़ करते हैं, इसमें इतना इशू नहीं है। फिजिकल फिटनेस की क्या चीज़ है? हेल्दी एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए। अच्छा। स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए और फिट होना चाहिए, आपको ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, सलीम साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा ये सवाल है जो पायलट आपके साथ बैठे हुए हैं इनसे, कि ये फ्लाइंग की जो क्लासेस हैं इसमें इतना एक्सपेंस क्यों है, इतना महंगा है ये? सर तेल इन्वॉल्व है ना। हम अपने बच्चों को भेज ही नहीं सकते, हालांकि मेडिकल का अगर कोई स्टूडेंट हो बनना चाहे तो अच्छे नंबर ले तो पास आउट होके गवर्नमेंट उसको पढ़ाती है, लेकिन यहाँ पे पायलट्स के टोटल प्राइवेट है उसकी। सर ये कितना महंगा कोर्स है वैसे? सर क्योंकि ये फ्यूल पे डिपेंड करता है, और फ्यूल प्राइजेस एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल होता है एफ गैस 100 जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नहीं तो वो 55 रुपए पर वो नहीं है? वो तो फिर पॉलिटिकल अच्छा वो हेलीकॉप्टर है, फ्यूल तो हो ही जाएगा। पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट थी, वो खरीदना सस्ता नहीं होता। ठीक है। तो पर आवर के हिसाब से चार्जेस होते हैं, तो खैर ये एक्सपेंसिव फील्ड है कमर्शियल फ्लाइंग। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट जैसे आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, बाद में तो फिर अच्छा उन्होंने एक चीज़ और खर्चा कितना होता है वो भी पूछ लेना। 50 to 70 लाख। 50 से 70 लाख? ये 2 साल में जो बहुत होते हैं, मैंने 2 साल में? जी जी। फिर जो पायलट बनने के बाद रिकवर भी करते हैं एक साल। पता नहीं नौकरी लगे ना लगे। नहीं, नौकरी अगर आप में है टैलेंट तो आपको मिल जाती है। अच्छा, क्योंकि इसी से रिलेटेड उन्होंने दूसरा सवाल जी मेरा बॉटनिस्ट। क्या करते हैं? बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट, ओके, साइंटिस्ट है। हाँ, फिर तो साइंस है। तो अब्बू को ऐसा ना हो, टेंशन हो जाए देख के, तो 75 लाख रुपए का नुस्खा लेके आ गया बच्चा। लेकिन इसी से रिलेटेड उन्होंने दूसरा सवाल जो पार्ट था वो ये था कि गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो कि फ्लाइंग कराते हैं, क्योंकि ये सारा नहीं सिविल होता है, प्राइवेट होता है। कमर्शियल फ्लाइंग प्राइवेट होती है हर जगह। अच्छा जी। और इसकी जॉब्स आराम से मिल जाती हैं? ये जॉब्स ये है कि आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, विद इन 1 मंथ मुझे जॉब मिल गई। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी फील्ड हो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। यू हैव टू एक्सेल। लेकिन आपने फ्लाइंग की तरफ से जरा खुद को पीछे रख के इंस्ट्रक्शन की तरफ आप खुद को लेके आए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं फ्लाइंग ही कर रहा हूँ। अब भी मेरे तकरीबन 1000 आवर्स होने लगे हैं, अब भी मुझे इंटरनेशनली ऑफर्स आ रही हैं। अच्छा। तो ये एक्सपीरियंस बेस पे फिर बाहर से आउट ऑफ कंट्री आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं। कोई और सवाल है आपका? जी कि वो इसमें रिटायर होते हैं या नहीं?
हाँ, ये पहले से रिटायरमेंट पे पहुंच गए थे तुम बड़ी जल्दी में। वो उसने कमा लिया ना, रिकवरी हो गई है सारी उसकी, कमा खो के। इसमें 62 इयर्स है। 62 है 62 अभी तो बड़ा टाइम है। बिल्कुल, अभी बहुत टाइम है। और कोई सवाल? अभी बहुत टाइम है। 62 कमर्शियल फ्लाइट्स के जो पायलट होते हैं उनकी बात। 62। अच्छा, तो एक दफा तो हमारे एक पायलट थे, वो बड़े बेचारे काफी अच्छे खासे वो थे, उनको तो देख के सारे लोग पैसेंजर घबरा गए। 300 पैसेंजर उस जहाज में बैठे थे, सबने कहा पता नहीं फ्लाइट के लिए दुआ करें, पायलट के लिए दुआ करें, लेकिन ये उन्होंने पहुंचा दिया, पहुंचा उन्होंने दिया। मैक्सिमम 62। अच्छा 62, ठीक है जी। कोई और सवाल? अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हाँ, कभी ऐसा इमरजेंसी, इसलिए जो पायलट्स होते हैं उनको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि कोई इमरजेंसी होती है तो आपको विद इन सेकेंड्स, मिनट भी नहीं मिलता, आपको विद इन सेकेंड रिस्पॉन्ड करना होता है। फर्स्ट कर लें आप लैंडिंग के लिए आ रहे होते हैं, ड्यूरिंग लैंडिंग कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपने क्या करेंगे? तो आपके पास 10 to 15 सेकेंड्स होते हैं, उसमें आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने फ़ौरन उस सिचुएशन को ओवरटेक करना है। तो आप इसलिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको हर चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए। तो पायलट सारे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, हमारी उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह करवाते हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। जी, तो वही इमरजेंसी लोगों का वो एयर सिकनेस वगैरह का भी मसला हो जाता है। नहीं, वो फर्स्ट फ्लाइट में हमें पता चल जाता है। अगर किसी को एयर सिकनेस का मसला है तो हम कंटिन्यू नहीं करते, फर्स्ट आवर के बाद ही उसको फिर हम। अच्छा जी। तो इसकी टेस्टिंग राइड होती है कोई, जैसे इनको टेस्टिंग राइड करवाती है आप? जॉय राइड जाओ बेटा थोड़ा सा चला जी, जॉय राइड्स होती हैं। हम अपने जो हमें करवा रहे हैं स्टूडेंट पायलट्स होते हैं, जो जिनकी ग्राउंड हो रही होती है इनिशियली, उनको बैक सीट पे बिठा के ले जाते हैं। जॉय राइड्स होती हैं फ्लाइंग से पहले, उनकी फ्लाइंग स्टार्ट होने से पहले उनको जॉय राइड लेके जाते हैं। कौन-कौन से प्लेन्स आपने उड़ाए हैं? मैंने सेस्ना 152, सेस्ना 162 एंड सेस्ना 172। सेस्ना सारे आपका बेसिक ट्रेनिंग सारी सेस्ना पे होती है। गुड, सही है जी। ओके, कोई टेंशन तो नहीं है? और 70 लाख रुपए अब्बू को बोलना, अब्बू जो दराज में पड़े हुए थे ना, नीचे वाले दराज में जो रखे हुए थे आप, बस वो निकालें और शुरू कर दें इंशाल्लाह। फिर आप पायलट बनेंगे और बाद में अपने अब्बू को रिकवर करके भी देंगे। ठीक है, अच्छी वेल पेड है ये, वेल पेड है भाई। सुना छुट्टियां वुट्टियां भी देते हैं, फ्री एयर ट्रैवल भी देते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब हमारा शुरू होता है क्विज राउंड और हमारे साथ मौजूद हैं दो बड़े ही होनहार तालिब इल्म, ज़ैनब तालिबात, हाँ उसका प्लूरल हो गया बिल्कुल। ज़ैनब और ईशाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द प्रोग्राम। ये बताएं क्लासों में हैं, क्या इंटरेस्ट है जरा बताएं। पहले ज़ैनब से शुरू करते हैं। मेरा नाम ज़ैनब है, आई एम 13 years old और मैं O1 में हूँ। O1 मतलब 8th। Good. And I want to be a doctor. Okay. अच्छा। इसकी क्या खास इंटरेस्ट क्या है? बस हेल्प पीपल, बस शौक था। गुड, ठीक है। और ईशाल आपका? मैं IC2 में हूँ एंड लाइक 10th बन गया जी। सो अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी आगे, लेकिन फिलहाल बायो सब्जेक्ट रखा हुआ है। सही, वो तो बायो वाले ज़्यादातर तो डॉक्टर वाले ही फील्ड में जाते हैं, लेकिन ये कि और भी चीज़ें हो सकती हैं। और आपके इंटरेस्ट क्या हैं ईशाल? इंटरेस्ट आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छा। एंड स्पोर्ट्स भी। फ्री टाइम में क्या करते हैं आप लोग? फ्री टाइम में स्केचिंग या पेंटिंग वगैरह मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। और आप? अच्छा, आप भी? और आप दोनों की दोस्ती है या नहीं, फर्स्ट टाइम मिले हैं, पहली दफ़ा मिले? चलो ठीक है, यहाँ पे मुकाबला सख्त है भाई, ये जो है ना ये बात बनी आज। जनरल नॉलेज से और क्विज से कितना आप लोगों का लिंक है? है लिंक, चीज़ें पता होती हैं। हाँ जी। कैसे? वज़ीर आज़म पता है कौन है पाकिस्तान के? हाँ जी। अच्छा, लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या किताबें पढ़ते हैं जनरल नॉलेज की? पहले हमारे ज़माने में तो किताबें आती थी, जनरल नॉलेज की बुक्स आती थी, वो मोटी मोटी किताबें होती थी, उसमें सब्जेक्ट वाइज सवाल दिए होते थे, वो सवाल जवाब याद करते थे, फिर हम मुकाबलों में हिस्सा लेते थे। अब क्या करते हैं? ऑनलाइन, मोस्टली इंटरनेट से। इंटरनेट से, चलिए गुड। चले फिर मुकाबला शुरू करते हैं। बिल्कुल जी। यूसुफ से हमारे मुकाबले की मैंने आप लोगों के 2 कॉलम्स बना लिए हैं, मैं यहाँ पर मॉडरेटर हूँ। बिल्कुल क्विक होना है आप लोगों ने जवाब देने में, जो पहले जवाब देगा उसका पॉइंट हो जाएगा। नंबर शिफा देती है, ठीक है, और अगर आप लोग शिफा को कुछ खिलाने पिलाने का वादा करें तो नंबर में गड़बड़ भी कर सकते हैं। ये हल्का साहिस्ता से एक लाइन ही लगानी है ना, इधर की बजाय लगा दूंगी। तो खैर चलें जी, सवालात आपके सामने शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पहले जवाब दे देगा उसका पॉइंट हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि तेज रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें जी।
3, 2, 1 जी। पहला सवाल है आइस हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी हो? सवाल ऐसे कैसे पता लग गया आपको इतनी जल्दी? मैंने पढ़ लिया। वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, इतनी जल्दी पढ़ लिया। वेरी गुड। आइस हॉकी की एक टीम में 6 होते हैं, 2 टीमों में कितने होते हैं? 12। गुड, शाबाश। देखो मैथ्स भी आता है इनको। चलो चलो अगला ज़ैनब का सवाल। पॉइंट हो गया। अच्छा, बाबाए मईशत का खिताब किसका खिताब है? यूक्लिड। इसका यूक्लिड। इसका यूक्लिड। ये कौन है भाई, बताओ जरा। हाँ भाई, ये तो हमें भी जवाब बताओ। बाबा शाबाश। कौम को जानते हैं हम, बाबा इंसानियत को जानते हैं हम, बाबा खिदमत जो इदी साहब थे। ये बाबा मईशत कौन है? बाबाए उर्दू को भी जानते बता दो हैं। कोई। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक एडम स्मिथ है जी। एडम स्मिथ। जवाब गलत हो गया बिल्कुल। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बाबा मईशत में क्यों ना पकड़ सका? हाँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ऑब्वियसली। चलो भाई, लाहौर वाला हो क्या कर रहे हो? आगे बताओ आगे। ये तो गलत हो गया, मेरा भी गलत हो गया, सॉरी। आई एम डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ जी। अगला सवाल। दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई? 939। किसने दिया था पहले जवाब? दोनों को साथ साथ ही मैंने बोला था। हाँ 1939 किसने पहले बोला था? मैंने दोनों ने साथ बोला, मुझे उन्होंने लग रहा साथ ही बोला था। चलो दोनों को दे देते हैं पॉइंट, जरा मुकाबला मुश्किल है। टीम बाकी इधर वाले सारे देखो, बताओ हमें फिर, हाँ, ठीक है? ये गड़बड़ हो जाती क्योंकि है। हम सवाल भी देख रहे होते हैं। चलो अगला सवाल, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। मशहूर फुटबॉलर लायनल मेसी किस मुल्क से ताल्लुक है? अर्जेंटीना। गुड, वेरी गुड। चलो भाई, 2-2 मुकाबला Very बराबर। good. चलो अगला, नेक्स्ट। कौन सा विटामिन जख्मों को विटामिन सी। सच्ची बात है? ये सिर्फ आप बताएंगी, ये मेडिकल साइंस का मुझे नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है। मेडिकल साइंस में यही तय हुआ है कि विटामिन सी जख्मों को जो कि निकलता किस तरह है? सिट्रस। हाँ, सिट्रस फ्रूट से आता है। यस, गुड। चले, ये किसको दिया? दोनों को 3-3 चल रहे हैं अभी तक, बराबर चल रहे हैं। बड़ा फास्ट 3-3 चल रहे हैं भाई। 3-3 ओके। नेक्स्ट, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन? स्किन। ज़ैनब आई हैं, ज़ैनब आई हैं, बिल्कुल। जी, स्किन कलर का आपने नहीं, स्किन कलर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा डार्क। गुड। चलो नेक्स्ट। पहली खातून कौन सी थी जिसने मैरी क्यूरी। नोबेल प्राइज मिला था जिनको, मैरी क्यूरी। है ना? क्यूरी। हाँ जी। मैरी क्यूरी। क्या किया था उन्होंने? डॉक्टर थी, क्या किया था उन्होंने, बताएं भाई। बस हेल्प की कुछ थी। किया था उन्होंने, कुछ बड़ा काम किया था उन्होंने। ये मेरी भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था मैंने, बड़ा काम किया। अब वो याद नहीं आ रहा मुझे। 1903 में जी उनको मिला था। है? हाँ, 1903 में। चले नेक्स्ट। कौन सा मैमल है जो उड़ भी सकता है? चमगादड़। बैट। यस, क्या वेरी बात है गुड। भाई, तेज ईशान तेज। 1 2 3 4 5 क्या कर रही हैं 6 आप? 3। ये तो आपको टेंशन नहीं हो रही कोई? नहीं। अच्छा, नहीं क्यों? चले चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? जीपीएस। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग। क्या बात है? गुड, इससे भी आपकी वाकफियत है। आपको पता था ये? इसमें पहले बोल दिया था। नहीं तो आप उनके लिए इंतजार कर रही थी कि वो पहले बोल दें। रोक लो, मुंह पकड़ लो, जवाब देने ना दो। चलो जी नेक्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट। कौन से बर्रे आजम में सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है? एशिया। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। पहले उन्होंने दिया। उन्होंने दिया ना, बोल रही थी वो। विशाल, कितने हो गए? 5 5 और 6। 5 और 6 ओके। ईशान is picking up. कैचिंग अप। गुड, सही है। अगला सवाल नाजरीन, अगला सवाल क्या है? कौन सा परिंदा हमाकत और जहानत दोनों के लिए? नहीं, आलू। उल्लू। आलू। आलू कौन सा परिंदा होता है? उल्लू। सही। कौन सा परिंदा होता है आलू? उल्लू। हाँ, उल्लू। ठहर जाओ, वो बोल रही हैं। वो बोल जी रही भाई, है आपके साथ में कैसे आए? क्या उल्लू था? हमें वर्ड है। कौन सा वाला आपने बताया? उल्लू था। हमाकत और जहानत दोनों के लिए मशहूर है उल्लू, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे रीजन में उल्लू को हमाकत का जो एक नुमाइंदा करार दिया जाता है, और वेस्ट में जो है वो उल्लू को अक्लमंद करार दिया जाता है। हाँ, हमने लोगों को कहना शुरू किया है, बड़े उल्लू हो तुम। हाँ, ये अम्माएं तो जो है ना, वो उल्लू की भी तौहीन। फिर आलू कैसे वो गलती से निकल गया। कैसे? अच्छा देखो, चलो एक सवाल करता हूँ आपसे। जी। 3 लोग हैं, एक अंधा है, एक गूंगा है, एक बहरा है, ठीक है? और वो तीनों आलू के दरख्त के नीचे हैं। अगर आलू गिरेगा, कौन सबसे पहले उठाएगा? अंधा गूंगा बहरा, तीनों आलू के दरख्त के नीचे हैं। आलू अगर गिरा दरख्त से तो गूंगा उठाएगा। अंधे को दिखाई नहीं देगा, बहरे को सुनाई नहीं देगा। आप तीनों अपने अपने लिए ना ये वाला लक़ब इस्तेमाल कर ले। आलू दरख्त पे नहीं उगता है। आलू कौन से दरख्त पे उगता है दोस्तों? क्या हो गया है तुम लोगों को? ओ भाई, सेब गिर गया तो कौन मैंने उठाएगा? आलू स्पेसिफिकली इसीलिए कहा था कि आलू के दरख्त के नीचे है वो। आलू कहाँ से दरख्त पे उगता है?
लेकिन मेक सेंस, योर आंसर मेड सेंस, इसीलिए मैंने उसको बैक किया था, भरपूर तरीके से उसको सपोर्ट किया था। आपको भी पता नहीं था, सवाल गौर से सुना करें, सवाल गौर से सुने। हाँ चलो अगला, और पहले मुकम्मल होने दे सवाल, फिर उसके बाद जवाब दें। नेक्स्ट। 5 को 0 से ज़रब दे तो क्या है? दोनों ने जवाब दिया। ज़ैनब की आवाज पहले आई थी। चल ठीक है, आप पहले ज़ैनब के करीब बैठे, आपको सही पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 है ज़ैनब के, इशाल के 1 2 3 4 5 6। सही है। 3 सवाल और दिखाएंगे नाज़रीन, 3 सवाल और है हमारे पास। 1 2 3 स्टार्ट। बिजली किसने इजाद की? ग्राहम बेल। मार्कोनी, वो तो टेलीफोन वाले थे। बेल रेडियो था। तो ग्राहम बेल तो टेलीफोन वाले थे ना। हाँ, टेलीफोन वाले थे ग्राहम बेल। गलत जवाब। दोनों के गलत जवाब। मार्कोनी भाई ने, बिल्कुल बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बिल्कुल सही। चलो भाई आगे, ठीक है अगला। चलो 2 सवाल रह गए। 2 सवाल रह गए। सूरज में कौन सी 2 गैस? हाइड्रोजन और हीलियम। ये कैसे पकड़े हम बताओ? ये तो सवाल भी बड़ी क्रूशियल लेवल पे आकर गेम जो है वो रुक गई है। बताएं भाई, हमारे नाजरीन, हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे दोस्त, बताएं आपको किसने पहले उन्होंने स्टार्ट किया? ज़ैनब नहीं, इशाल ने स्टार्ट किया था। चलो एक सवाल बढ़ा देते हैं, ठीक है, दोनों को एक दे दीजिए, कोई मसला नहीं। चलो 2 सवाल और रह गए, ठीक है। अगला, रेडी? गौर से देखना, इनके चेहरे गौर से देखना। 1 साल में जितना सफर? लाइट ईयर। हाँ। फौरन इन्होंने जवाब दिया है भाई, लाइट की तरह आपने जवाब दिया। अगला सवाल, नेक्स्ट। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये दोनों ने मिलकर जवाब दिया, तो इसका तो दोनों को ही जवाब दिया जाएगा। चलो सही है, लेकिन किसी को भी ना जाए तो भी बात वही होगी। चलो एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ मैं, ठीक है? चलो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। टेलीफोन, मार्कोनी। हाँ, नहीं, ग्राहम बेल जी, ग्राहम बेल ने। मार्कोनी सब इजाद कर रहा है, बैठा हुआ है, फारिग बैठा हुआ है, मार्कोनी लगा हुआ है, हर चीज इजाद कर रहा है। ऐसे भी ना करो, सभी काम उससे करवाओगे तो बाकी क्या करेंगे लोग? हाँ भाई, तो अब गिने कितने? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं ज़ैनब के, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इशाल के। वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। इसमें 2 पॉइंट्स तो वो भी हो गए कि जिसमें पता ही नहीं था कि किसने पहले जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल ही साथ साथ था। अगर वो आगे पीछे हो जाता तो हमें आसानी होती किसी एक को ज्यादा अच्छा मार्जिन के साथ विनर डिक्लेयर करने में, लेकिन दोनों ही तकरीबन जीत ही गई हैं। और अब आपके लिए है हमारी तरफ से 10 लाख रुपए। 10 जवाब इन्होंने दिए 10 लाख रुपए, और 9 जवाब इन्होंने दिए 9 लाख रुपए। ये शिफा आपको दे देंगे, ठीक है? ये इनका मसला है। और आप लोग एड्रेस में दे दूंगी आपको, उस शख्स से जाके आप लोगों ने रिकवरी करनी होगी, गुंडे साथ ले जाइएगा। नाज़रीन, थैंक यू जी, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करेंगे, क्रिकेट की दुनिया की बात करेंगे, हाइब्रिड मॉडल की बात करेंगे, पाक भारत मैचेस की बात करेंगे, और नजम सेठी साहब की बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हमें बात करनी है, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अवैस और शिफा, सुबह बखैर आप दोनों को। सुबह बखैर सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले ये बताएं कि पीसीबी के चेयरमैन ठीक है या नहीं है, और ये पीसीबी के चेयरमैन का मामला क्या है? ये क्या कंट्रोवर्सी बनी हुई है? कौन सा फड्डा चल रहा है? ये हमें तो दुनिया से लड़ना था, हम तो आपस में ही लड़ पड़े। देखिए, मसला ये है ओवैस कि कल नजम सेठी साहब ने जो वीडियो जारी की है उसमें उन्होंने जय शाह का शुक्रिया अदा किया है। लोग हैरान है कि किस बात पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक तो हम मेजबान इस टूर्नामेंट के, और दूसरे हमसे मेजबानी देकर 9 मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए गए। तीसरे हमें इतना जहनी टॉर्चर किया गया कि पहला हाइब्रिड मॉडल दिया कि चले भारत के मैचेस के अलावा बकिया तमाम मैचेस पाकिस्तान में वो रिजेक्ट कर दिया। दूसरा हाइब्रिड मॉडल दिया, उसमें भी एक कभी हाँ कभी ना, और एक अजीब और गरीब कैफियत थी। और उसके बावजूद सेठी साहब ने शुक्रिया अदा किया। मैं तो हैरान हूँ कि किस बात का शुक्रिया अदा किया जय शाह का। जीत तो भारत की हुई ना, क्योंकि भारत ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, वो नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने ये धमकी दी थी कि अगर भारत एशिया कप खेलने नहीं आया तो हम भी नहीं आएंगे खेलने, लेकिन वो झाग की तरह बैठ गया है। और ऐसा लग रहा है कि अब अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप हो रहा है अक्टूबर में, वो खेलने भारत जाएगा।
तो सर लेकिन इतने अहम मैचेस जो पाकिस्तान में होंगे एशिया कप के, आप उसको कोई क्रेडिट नहीं दे रहे? पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल होगा सर। हाँ, ये आपने बड़े पते की बात की, मुझे भी नहीं पता था इतना अहम मैच है और मिस हो गया मुझसे, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान जो है वो श्रीलंका में होगा, और पाकिस्तान का मुकाबला भारत श्रीलंका में होगा, और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करता है। हैरत की बात है यूएस। तो सर ये जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो कौन है? ज़का अशरफ साहब है वो, मतलब ये इशू क्या हुआ है? देखिए, इशू ये हुआ है कि तारिक मलिक साहब का आपको पता है नादरा के चेयरमैन थे। नून लीग नहीं चाहती थी कि वो चेयरमैन की हैसियत से कंटिन्यू करे, लेकिन जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी लास्ट ईयर अप्रैल में, तो ये डिसाइड हुआ था कि जिस पार्टी की जो वजारत होगी उस पार्टी के जेर तहत आने वाले महकमों में उसी की मर्जी से उसी के लोग लगाए जाएंगे। तो तारिक मलिक साहब चूंकि पहले से नादरा के चेयरमैन थे 2021 से, और राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला ने कहा कि नहीं जी, और नून लीग ने कहा कि हम जो है ना इनको नहीं रखना चाहते। तो उस पर पीपल्स पार्टी ने उनको मशवरा दिया कि नहीं, आप इनको नहीं हटाए, ये कॉम्पिटेंट आदमी है। किसी ने ये कह दिया वजीर आजम साहब को कि आरटीएस बिठाने में इनका रोल था। जब उनसे वजीर आजम साहब ने पूछा तारिक मलिक से, तो उन्होंने बताया कि साहब मैं तो 2016 के बाद मुल्क से बाहर चला गया था और 2021 में वापस आया हूं, तो 2018 के इलेक्शंस में मेरा क्या रोल? तो किसी ने वजीर आजम को मिसगाइड किया। बहरहाल तारिक मलिक साहब ने जो इस्तीफा दिया, पीपल्स पार्टी चाहती थी वो इस्तीफा ना दे, तो अब पीपल्स पार्टी इधर फैल गई है कि बैनुल-सूबाई राब्ते की वजारत हमारी है और हमारा बंदा आएगा, क्योंकि तारिक मलिक साहब सरेंडर कर गए इस्तीफा देकर। अब यहाँ पर नजम शेखी साहब मौजूद है। इलेक्शन पहले उन्होंने 22 दिसंबर को रमीज राजा को हटाकर एक इंटरम कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी बनाई कि आप इलेक्शन कराएं। 4 महीने में नहीं करा सके, 2 महीने का और वक्त दिया, उसमें भी हालात बड़े नागुफ्ता बे हैं। तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है उसका आदमी आए, और ज़का अशरफ चूंकि पिछला जो उनका टेन्योर था उसमें सिर्फ 1 साल 17 महीने तक वो पीसीबी के चेयरमैन रहे, तो पीपल्स पार्टी कहती है हमारा आदमी आए। और एहसान मजारी जो 41 साल यंग मिनिस्टर है बैनुल सूबाई राब्ते के, वो डट गए। अच्छा, तो अब आपको लग क्या रहा है ये कैसे हल होगी सिचुएशन? ये दोनों में आपस में फटा गहरा हो जाएगा? शिफा, मुझे तो यही लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब बन जाएंगे चेयरमैन, क्योंकि सेठी साहब को जो उनके मुशीर है ना, वो आकिबत ना अंदेश, उर्दू का जो सही लफ्ज है, वो मुशीर जो है उनको एक ऐसी बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ कोई रास्ता नहीं है। वो उनको मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दे रहे हैं, गवर्निंग बोर्ड फॉर्म कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन नाम जो जाने हैं आईपीसी मिनिस्ट्री के थ्रू जाने। वजीर आजम डायरेक्ट तकर्रुर नहीं कर सकते नजम शेठी साहब का। अब नजम शेठी साहब जाकर नवाज शरीफ साहब से मिले लंदन में, फिर वजीर आजम से मिले, लेकिन बजाय पीपल्स पार्टी यहाँ डट गई है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से तारिक मलिक साहब की नहीं बात मानी गई, तो वो कहते हैं हम फिर आपकी बात क्यों माने। और आपको तो पता है इलेक्शन आ रहे हैं, जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाल दिए थे, और वो जरदारी साहब जो है वो अपनी पार्टी के लिए सारी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पीपल जो नून लीग है वो भी होशियार हो गई है। तो अब लगता है ये इलेक्शन जब करीब आएंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि ये सांझे की हांडी कहीं चौराहे पे ना फूट जाए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अच्छा अब एक और चीज़, एक और शेड्यूल जिसका ऐलान हुआ है वो है टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उनका भी ऐलान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेलेंगे ये अगले 2 साल का। तो ये इस मरतबा तो हमने देखा कि जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, बहरहाल वो इंडिया को बड़ी बुरी हार हुई। हम अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं और आगे आने वाले जो दिन है उसमें हमारी टेस्ट परफॉर्मेंसेस, तो टेस्ट मैचेस पे वो उनका दारोमदार होगा। श्रीलंका से हम 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये कौन सी लॉजिक के तहत 2-2 टेस्ट मैचों की सीरीज बना रहे हैं? ठीक है ओवैस, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादातर T20 क्रिकेट पे कंसंट्रेट कर रहा है। T20 क्रिकेट पे खिलाड़ियों के लिए पैसा भी है, बोर्ड के लिए पैसा भी है। टेस्ट मैचेस जो हमने अपनी सरजमीन पर खेले, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेले, वो हार गए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेले, वो 3-0 हारे। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दोनों मैच जो है वो बचा लिए सरफराज अहमद की बैटिंग की वजह से, वरना वो भी हार जाते। तो हमारी तवज्जो, और हम पिचेस ऐसी बनाते हैं। रमीज राजा साहब कह रहे थे ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, वो आइडिया कैंसिल हो गया। अब सुना है कि ऑस्ट्रेलिया से मट्टी लाई गई है, हालांकि वतन की मट्टी गवाह रहना वो गाना नहीं है, तो यहाँ हम बजाय वतन की मट्टी के ऑस्ट्रेलिया से मट्टी लाकर हम पिचेस बना रहे हैं।
तो टेस्ट क्रिकेट में हो क्या रहा है, हमारा फोकस तकरीबन हट गया है टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि वहाँ 5 रोजा मैच है और टेस्ट क्रिकेट तकरीबन 149 बरस हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट को, तो आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। क्रिकेट का असल हुस्न वही है। और जनवरी 1971 में वनडे क्रिकेट शुरू हुई, 2005 में T20 क्रिकेट शुरू हुई, तो T20 क्रिकेट डोमिनेट कर रही है, फोकस हट गया है, पैसे का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है T20 क्रिकेट में, इसलिए टेस्ट पर हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे। तो अब हमने टेस्ट जो खेलते हैं वो आने वाले दिनों में, ये तो एक तो श्रीलंका वाली सीरीज है, और क्या क्या है हमारे पास हमारी पटारी में? अभी तो जो आईसीसी ने जारी किया, श्रीलंका के बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे खेलने के लिए, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ईयर वेस्ट इंडीज ने आना था, लेकिन उसका वो PSL से उसका क्लैश हो रहा है उसके शेड्यूल का, तो उसको रीशेड्यूल करेंगे। तो अब देखें होता क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, एक तो हम आपस की लड़ाइयों से फारिग हो तो हम उस तरफ तवज्जो दें ना, हम तो आपस में चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन कब आएगा, मैनेजमेंट के अरकान क्या क्या है, जो पर्स इतना ले रहे हैं कि लाहौर के 5 स्टार होटल के वो स्वीट रूम में ठहरे हुए हैं मैनेजमेंट कमेटी। भाई आपका काम था आप इलेक्शन कराए जाएं, और खुद इलेक्शन लड़ने लग गए। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर दूध की रखवाली पर आप बिल्ले को बिठा देंगे तो आप कैसे तवक्को करेंगे कि दूध बच जाएगा। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट की दुनिया में जो एक हलचल मची हुई है उसके हवाले से बात कर रहे थे। अब देखना यह है कि वही बात है जो मुहावरा यूज़ करते हैं इकबाल साहब, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि बस करवट करवट ही हो रहे हैं मामला। क्या होगा इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। नाज़रीन वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं, एक सर्वे सामने आया है और बड़ा ही तशवीशनाक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140 नंबर पर है। और सादा अंदाज में इसका मतलब ये है कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर करप्शन होती है। हाल ही में एक और सर्वे सामने आया, गैलप के एक सर्वे ने इसकी तस्दीक कर दी है। और गैलप ने सर्वे में ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में कारोबार में कामयाबी के लिए रिश्वत देना और लेना कितना ज़रूरी है या नहीं। और जवाब में क्या हर 10 में से 7 अफराद ने जवाब दिया कि मुल्क में कामयाब कारोबार के लिए रिश्वत लेना और देना ज़रूरी है। गोया कि 66% पाकिस्तानी कारोबार के लिए रिश्वत को नागुज़ीर करार देते हैं, और सिर्फ 13% ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी रिश्वत के बगैर भी कामयाब कारोबार हो सकता है, जबकि 10% के ख्याल में ऐसा मुमकिन तो है लेकिन कामयाबी यकीनी नहीं है। अब इस सर्वे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिश्वत जैसी जो समाजी बीमारी है उसको मुआशरे ने नागुज़ीर समझकर कबूल कर लिया है। बड़ी संगीन बात है ये। इस मौजू पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मरूफ कारोबारी शख्सियत और बिज़नेस ग्रुप के चेयरमैन जो है FPCCI से जिनका ताल्लुक़ है, जनाब मियां जाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये जो एक सर्वे आया है जी सर, हमारे आवाज़ में आपके तो हमारी आवाज़ पहुंचेगी आप तक चंद सेकंड के डिले के साथ, तो उसको हमें ज़रा मैनेज करना होगा। ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये जो सर्वे है ये क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसा ही है, क्योंकि आप ज़ाहिर है FPCCI से आपका ताल्लुक़ है, आप सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं उनके मामलात को भी देखते हैं, तो क्या ख्याल है इस सर्वे की अहमियत क्या है? इस सर्वे की बहुत अहमियत है और मैं ये समझता हूँ कि कौमों में जहाँ तक इसमें ब्राइब का ताल्लुक है और ब्राइब से जब तक आप जान नहीं छुड़ाते उस वक्त तक आपकी कौम या आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो रिश्वत है ये सरायत कर जाती है आपके पूरे सिस्टम में, पूरे निज़ाम में, पूरे सोशल फैब्रिक में और पूरे कारोबारी मामलात में और सरकारी मामलात में। इसलिए कि अगर रिश्वत इस तरीके से हो ये वाकई सच है ये सर्वे कि इतना ज्यादा प्रेवेलेंट है रिश्वत का लेना देना? देखें बात यह है कि पाकिस्तान में आपको अगर कोई परमिट लेना हो, कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, टैक्स एग्जेम्पशन लेनी हो या कोई और सर्विस लेनी हो कोई गवर्नमेंट से, और जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों के जो ऑडिट्स होते हैं तो ऑडिट्स में उन्हें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपका तो पूरा निज़ाम ही सारा सेल्स टैक्स का जो है वो ऑडिट पे डिपेंड करता है, और ऑडिट आप करवाते हैं तो ऑडिट के ऊपर फिर आपको जो मुश्किलात पेश आती हैं और उसमें जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ऑडिटर की, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग खराब होते हैं, उसमें चंद लोग खराब भी होते हैं, कुछ ज्यादा लोग अच्छे भी होते हैं,
लेकिन ये कि एक ये चीज फिर पूरे सिस्टम में सरायत कर जाती है। इसी तरीके से अगर आपने पुलिस हो, अदालतें हो, छोटी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें इंसाफ लेना हो, तो उसमें आपको पता है कि मतलब अगर दादा केस करता है तो पोता आके उसका फिर जो भी उसका हल निकलता है उसको फैसला मिलता है। तो ये हमारे मामले माशरे में है। और फिर ये कि जहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा होता है ना, तो वहां पे फिर ब्राइब जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जब टैक्स रेट ज्यादा होगा तो फिर उसको लोग चुराने के लिए रिश्वत ऑफर करेंगे, या सरकारी अफसर जो है वो रिश्वत लेंगे, या इसी तरीके से अंडर इनवॉइसिंग है, इसी तरीके से और जो बहुत सारे बिजनेस मैनेसेस हैं, तो वो सारे इसी वजह से वजूद में आते हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो अक्सर ममालिक में आपने देखा होगा कि वो टैक्स का रेट कम रखते हैं, ताकि टैक्स चुराने की भी एक कॉस्ट होती है। और आपको एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी आज से 10 साल पहले, पाकिस्तान में 650 अरब रुपए जो है वो टैक्स गैप है, और 250 अरब जो है वो टैक्स की रिश्वत है। और आजकल जो एक स्टडी है उसके मुताबिक कोई 4000 अरब रुपए साल का हमारा टैक्स गैप है। अभी ख्वाजा साहब ने भी यहाँ पे, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अभी असेंबली में बताया, उन्होंने कोई 2000 अरब रुपए के फिगर्स बताए थे और कुछ शोबों का गिन के बताया था। वेयरएज़ के हमें ये समझ आ रही है कि 4000 अरब रुपए का टैक्स गैप है, और इसी तरीके से जो उसमें ब्राइब है वो भी अच्छी खासी है। तो ये माशरे में इरोड करती है। और हमारा तो साहब एक चीज तो ठीक है कि उसका रेट टैक्स का कम रखें, चीज जो है ये प्रॉब्लम आपकी किसी हद तक कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई तरीकाकार है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के इदारों के पास? मिसाल के तौर पे जो बाहर से आने वाली चीजों की ड्यूटियां हैं जो कि पे करनी होती हैं, वो लोग नहीं देते, अपने वाला कोई निकाल लेंगे उस इदारे में और कहेंगे हमारा सामान क्लियर करा दो भाई। या इसके अलावा बहुत सारे सरकारी महकमों में एक प्राइवेट सिटीजन से भी रिश्वत ली या दी जाती है, उसमें मिसाल के तौर पे एक गैस का मीटर लगवाना है आपने, अपना घर बना रहे हैं आप, और उसमें भी वो शख्स आपको कहेगा कि देखो आपको या तो हम वेटिंग लिस्ट पे डालेंगे, अभी तो हमारे पास बड़ा पूरा लंबा नंबर चल रहा है, बड़ी लाइन लगी हुई है, तो आपका नहीं कर सकते। वो कहेगा भाई मेरा घर बनना है, सर्दियां आ रही हैं, मुझे गैस चाहिए, तो वो फिर जाहिर मजबूर हो जाएगा उसको पैसे खिलाने पे। तो क्या कोई इस किस्म का मैकेनिज्म है कि जिससे इस चीज का तदारुक हो सके? बिल्कुल, ये असल में बात यह है कि ये मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है चीज़ों की, या जिस अफसर के कलम से किसी को कोई बेनिफिट मिलना होता है, गैस का कनेक्शन मिलना है या इस तरह की कोई और चीज़ें हैं, तो वो लोअर लेवल के ऊपर वो जब ये देखते हैं कि जी मेरे कलम में इतनी ताकत है, तो वो फिर उसका मिसयूज भी होना शुरू हो जाता है। और फिर ये कि हमारी सोसाइटी में लोग डेस्परेट भी होते हैं। आपको पता है कि अगर एक चीज़ की किल्लत हो, जैसे अब आजकल हमारे यहाँ गैस की किल्लत है, तो हर शख्स ये चाहता है कि जी मुझे गैस का कनेक्शन पहले मिल जाए, और वो फिर लोग जो हैं जो अपनी क्यू में या अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहते, तो वो फिर उसको क्यू को क्रॉस करने के लिए, गेट क्रैश करने के लिए वो उसके लिए पैसे देते हैं। इसमें हमारे लोगों का भी मसला है ना फिर तो ये। हाँ, लोगों मसला है क्योंकि लोग अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते। अगर तो देखें ना, हमारे यहाँ चीजें वाफर मिकदार में अवेलेबल हो, कि आपको गैस चाहिए, आपको 24 घंटे में कनेक्शन मिल जाएगा। आपको पता होगा कि एक जमाने में हमारे यहाँ पासपोर्ट लेने के लिए बहुत बड़ी रिश्वत होती थी, इसी तरीके से टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए बहुत बड़ी रिश्वत होती थी। उसके बाद जब आपने देखा कि अब ये सेलुलर टेक्नोलॉजी जब से आई है, तो वो कहते हैं जी आप उसी वक्त 10 मिनट के अंदर आप कनेक्शन ले लें। तो बात यह है कि जब चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी, आसानियां होंगी, और पाकिस्तान जो है वो आसानियों में, कारोबारी आसानियों में 108वें नंबर पे आता है। तो अगर आप कारोबारी आसानियां पैदा करेंगे कि आपको अपनी कंपनी बनानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो 15 मिनट का काम है। आज आपने अमेरिका में अगर कंपनी रजिस्टर करानी है या बरतानिया में करानी है, तो यहाँ बैठ के ऑनलाइन आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने कोई अपनी कंपनी अगर रजिस्टर करवानी हो तो आपको बहुत लगेगा, और पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, और उसमें बहुत चलो एक्सपीरियंसेस पर बात करते हैं। बीइंग एन FPCCI रिप्रेजेंटेटिव, आपके और आपके इदारे के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं? कहाँ किस डिपार्टमेंट में आप लोगों से कामों के लिए रिश्वत प्रॉपरली मांगी जाती है, या वो एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है? वो कौन से इदारे हैं, जरा आइडेंटिफाई करें ना थोड़ा। देखें हमारे इदारा टू इदारा जो है, हमसे तो कोई रिश्वत नहीं लेता, ना कोई रिश्वत मांगता है। हमारा तो एक टेलीफोन हाँ, लेकिन आपके जो मेंबरान हैं उनके रेफरेंस से बिजनेसेस के लिए जब अब मेरा भी देखें ना, बात यह है कि कारोबारी बिरादरी में भी सारे दूध के धुले हुए नहीं है, इसी तरीके से सारे सरकारी अफसर भी दूध के धुले हुए नहीं है। तो ये केस टू केस वेरी करता है। बाज़ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या उनकी ब्रांड लॉयल्टी है, या उनका रेवेन्यू माशाल्लाह या सेल उनकी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग फिर रिश्वत नहीं देते और वो इस चीज को बॉदर नहीं करते, और उनके काम जो है उनकी रेपुटेशन के ऊपर, उनके स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स के ऊपर हो जाते हैं। उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, उनका ये होता है कि जी ये चोरी नहीं करते, टैक्स चोरी नहीं करते, या
अंडर इनवॉइसिंग नहीं करते, तो उस वजह से उनके काम जो है वो नहीं रुकते और उनके काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और ऑन मेरिट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी उतनी रेपुटेशन नहीं होती या उतनी मार्केट स्टैंडिंग नहीं होती, उतनी गुडविल नहीं होती, तो उस वजह से फिर उन्हें ताखीर का सामना भी करना पड़ता है। फिर जो वो उसमें थोड़ा एक और चीज मुझे बताएं, रिश्वत जो लेने वाले होते हैं, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट इदारों में रिश्वत लेने वाले जो होते हैं, वो क्या बड़े अफसरान होते हैं या नीचे जो छोटे अफसरान हैं वो ज्यादा होते हैं? देखिए बात यह है कि जो नीचे बैठे हुए होते हैं, देखें अवाम का जो सामना होता है वो तो छोटे अफसर के साथ होता है ना, बड़े अफसर के साथ तो होता नहीं, तो छोटे अफसर के साथ ही होता है। तो छोटा अफसर जो है वो उसमें जाहिर है कि उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और सम केसेस में वो जाहिर है कि ऊपर तक भी वो उसका हिस्सा पहुंचा। आज आप पाकिस्तान के या कराची के या किसी थानों की सिचुएशन देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर आपने कोई FIR कटवानी हो और जायज काम हो, जायज मसला हो, उसके लिए अगर आप थाने जाएंगे तो आपकी FIR नहीं कटेगी, और उसके लिए आपको या तो किसी से ऊपर से कहलवाना पड़ेगा या कोई थोड़ी बहुत उसके लिए। एक चीज होती है स्पीड मनी, तो स्पीड मनी भी ये होती है कि अगर आपका जायज काम है, 100% मेरिट पे जायज काम है, लेकिन उसको आप चाहते हैं कि ताखीर ना हो, तो उसके लिए फिर आप थोड़ा बहुत उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि अगर आपका ये सारा एक कल्चर बना हुआ है, अगर आदमी ने इस सर्वे में हम आपको शामिल करें, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में कामयाब कारोबार करने के लिए रिश्वत देना जरूरी है या नहीं? मैं ये कहता हूं कि ये कोई लाजमी नहीं है, ये आपकी अपनी कारोबारी स्टैंडिंग पे, आपके अपने मॉरल वैल्यूज पे और आपके अपना गुडविल के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मुझे आज तक कभी रिश्वत देने की जरूरत पेश नहीं आई। हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री में लेबर इंस्पेक्टर भी आते हैं, हमारे यहाँ एक्साइज वाले भी आते हैं, सेल्स टैक्स वाले भी आते हैं, कस्टम्स वाले भी आते हैं, और बेशुमार महकमे हैं जिनके साथ हमारा पुलिस से भी रब्ता होता रहता है। तो लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस टाइप की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हमारे पास दर्जनों और सैकड़ों केसेस ऐसे आते हैं कि जो लोग मेरिट पे होते हैं, जिनके काम नहीं हो रहे होते, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रूटीन में उनके ऑडिट्स होते हैं, तो उनके ऑडिट्स में भी उनका जो ऑडिटर होता है वो उनके गलत किस्म के उनके ऊपर ऑब्जेक्शन निकालता है, और फिर वो ऑब्जेक्शन के ऊपर वो उनसे पैसे मांगता है, वो पैसे ना दें, फिर उनके ऊपर झूठे केस बनते हैं, फिर आगे उनको काफी एक लंबी एक्सरसाइज या ड्रिल का सामना करना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान में एक मिक्स्ड सिग्नल्स हैं और मिक्स्ड सिचुएशन है। हर शख्स का ये कहना कि जी उसको लाजमी ब्राइब देनी पड़ती है, आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। लेकिन ये कि बहुत सारी लोगों को, बहुत सारी एक्सपीरियंस को जिनकी से नहीं है या जिनकी स्टैंडिंग नहीं है या जिनकी वो कहीं जा नहीं सकते या उनकी सुनवाई नहीं है, तो उनके काम उनको ये काम करना पड़ता नहीं होता। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अदा सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे FPCCI से। और पहिए लगा दो फाइल को, ये जुमला सुना होगा आपने, पहिए लगा दो फाइल को, बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियत से सुना है। तो बहरहाल ये बात अच्छी नहीं है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हमारे साथ शामिल होइएगा। एक और अहम मौजू पर बात करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई है। जिरगे का फैसला आपको बताएंगे कि एक आया है, अब जिरगे के फैसले से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसके हवाले से बात करेंगे वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तारीख का ये सबक है कि समाजी इस्लाह की तहरीक एक इलाके से शुरू होती है और फिर खुशबू की तरह बाकी मुआशरे में भी फैलने लग जाती है। अब खैबर पख्तूनख्वा के एक दूर दराज गाँव से ऐसी ही एक शानदार तहरीक का आगाज़ हुआ है। बुनेर के गाँव इंजरमीरा में उलमा कराम के एक जिरगे ने फरसूदा रसूमात के ख़ात्मे के लिए एक अहम फ़ैसला किया है, और इसमें चंद अहम फ़ैसलों में मकसद है शादी को आसान बनाना, और इसमें जहेज़ पर पाबंदी और शादी के अखराजात में वाज़े तौर पर कमी के इक़दामात शामिल हैं। जिरगे में शादी के अलावा दीगर ऐसे कामों पर भी पाबंदी का फ़ैसला किया गया है जो या तो गैर शरई हैं या फिर इंसानों के लिए नुकसानदेह। जिरगे के फैसलों के असरात 7 वाले देहातों में भी फैल रहे हैं और इम्कान यह है कि वक्त के साथ साथ ये पूरे इलाके में इन फैसलों को नाफिज कर दिया जाएगा। इन फैसलों की तफसील मालूम करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कि मेंबर जनाब बहादुर ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम बहादुर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ज़रा हमें जगह बता दें, ये किस गांव का ये जिरगा है और कौन कौन लोग इस जिरगे में शामिल हैं?
जी ये ज़िला बुनेर है। ये पहले स्वात एक ज़िला था, उस स्वात में 4 ज़िले बने हैं, तो ये ज़िला बुनेर कहलाता है। इसकी तहसील है चगर्जी और इस तहसील का सबसे बड़ा गांव है इंजर मेरा, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है शांगले के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों ने और उलमाए कराम ने, हमने एक कमेटी बनाई, सोच और विचार हुआ कि ये जहेज़ जो है ये एक गांव या शहर का मसला नहीं है, ये एक कौमी और इज्तिमाई मसला है। और ये एक लानत ऐसी है कि इसका दीन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, और इसमें जो गरीब लोग हैं वो पिस जाते हैं। तो इस बारे में हमने एक कमेटी बनाई, फिर उसमें जरगा हमने बैठाया, जो गांव के बुज़ुर्ग थे, उलमाए कराम थे। तो इस पे ये हुआ कि जी जो जहेज़ है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो इस मसले पर हमने बहुत काविशें की, बहुत दिन लगे हमारे, 3-4 महीने इस बारे में लगे। मैं बैक पे आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे इन माशरे में ये पहले नहीं होता था। पहले जो लड़की वालों का जो सामान वगैरह लड़की का होता था ना, तो वो सारा लड़के वालों की तरफ से होता था। जो हकमेर होता था, हकमेर में सामान भी घर के होता था। जी ऐसा ही है। जैसे यहाँ पे शहरों में होता था ना कि लड़का पाँव पे खड़ा हो तो फिर उसकी शादी की जाए, तो वहाँ यही होता था कि लड़का अपने घर का सामान खुद ख़रीदे। सारा सामान जब वो होता था तो उसमें फिर जहेज़ नहीं थी होती। जो बेटियाँ होती थी, बहनें होती थी, वो छोटी उम्रों में ही उनकी शादियाँ हो जाती थी। अब ये मसला ऐसा बना कि इसको एक फितना बन गया। यानी अगर कोई एक बेड किसी ने लिया तो फिर साथ वाले घर में अगर शादी होती थी वो एक बेड के साथ फिर दूसरा बेड भी दे देता था, फिर अलमारियाँ, फिर ये एक सर्द इलाका, यहाँ पे ना फ्रीज़र फ्रिज ना पखे, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं फैलने लग गया। बिल्कुल जी। तो इन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। अब ये गैर ज़रूरी फिर वो चीज़ फैलने लग गई। जी वो चीज़ फैलने लग गई। और बहादुर साहब ये बताएं कि ये जिरगा जब आप लोगों ने इस चीज़ पे फैसले करने और रिसर्च करने और बैठकर बहस मुबाहिसा करने का फैसला किया, तो क्या ये फैसला कि आप लोगों ने इस चीज़ का कोई सद्देबाब करना है और इसका कोई हल निकालना है, ये आप लोगों का अपना था जिस पर आप लोगों ने जिरगा बिठाया, या आप लोगों के पास बतौर जिरगा किसी का कोई मसला आया था कि भाई ये हमारी बेटी है, इसकी शादी नहीं हो रही है, ये रिश्ता कर रहे थे हम, उन्होंने जहेज़ मांग लिया, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस किस्म का कोई मसला आया था, या आप लोगों की मर्जी से आप लोगों ने इस इशू को उठाया? नहीं, मसला कोई नहीं आया था। ये तो वहाँ ये जो पख्तून माशरा है ना, यहाँ पे एक दूसरे से भर के एक दूसरे को दिखाना पड़ता है। यानी कोई अपने आप को नीचे तो दिखाता नहीं। तो वो गरीब जो लोग होते थे वो पिस जाते थे, वो ख़ानदान पिस जाता था। अब हमने ये भी नहीं किया कि चले जी लड़की वालों के जहेज़ है उस पर पाबंदी लगा दी, बल्कि हमने जो लड़के वाले हैं जो पहले हक मेहर देते थे 5-6 तोले, तो हमने उन पे भी पाबंदी लगाई है कि जी आपने 1 तोले से ज़्यादा हक मेहर नहीं देना, उनसे जहेज़ नहीं लेना, ताकि शादी आसानी से हो। तो हमने यहाँ पे इसमें 20 निकात हैं जो हमने वहाँ इसमें एक सवाल मेरे जहन में आता है, वो ये कि हक महर जो है वो दीन कोई पाबंदी लगाता नहीं, और ख़वातीन जो भी शादी कर रही हैं उनका ये हक होता है कि वो जितना भी महर मुकर्रर कर ले। फिर दूसरा ये कि वो जो हम बात करते हैं जहेज़, ज़ाहिर है एक बहुत ज़्यादा जहेज़ मांगना, और ये तो बिल्कुल लानत है, लेकिन कोई चीज़ जो वालिदैन अपने बच्चे को देना चाहें, वो भी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों चीज़ों का मुझे बताइएगा, हक महर का भी और नहीं। ये हक महर तो ये है, इसमें तो शरीयत में कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना मर्जी दे लें। लेकिन यहाँ पे जो हमने ये रखा कि ताकि शादी आसानी से हो, क्योंकि आजकल 2.5 लाख रुपए का तो सोना है, अगर 12-15 लाख रुपए का वो गरीब, यहाँ सारा गरीब तबका है वो यहाँ शहरों में मजदूरी करने आता है, तो वो 5-10 साल फिर यहाँ मजदूरी करके उस कमा के फिर जाके शादी होती है उसकी। तो हम इसको आसान बना दिया है कि आप 1 तोला सोना जो है वो इलाके का रिवाज हो गया, आप 1 तोला दें, जिसने ज़्यादा देना वो ज़्यादा दे सकता है, देते भी हैं लोग, 5-6 तोले करके 1 तोला सामने दे देते हैं, बाकी पीछे दे देते हैं। अच्छा, इसी तरह हम जो माँ बाप हैं, जो एक मैं खैबर पख्तूनख्वा का बैकग्राउंड जरा मैं बता दूं बहादुर साहब, जी हक महर के हवाले से, वहाँ पर ये चीज़ भी फैशन है कि लोगों ने पता नहीं लाखों की ज़मीनें और पता नहीं जायदादें, और जब तक वो लड़का लिख के ना दे लड़की को, तो ना लड़की वाले लड़की देते हैं, ना लड़के वाले लड़की ले जा सकते हैं शादी करके, और फिर बाद में इसका नुकसान ये होता है कि इतना ज़्यादा हक महर लिखा होता है कि लड़का दे नहीं सकता। अगर खुदा ना खास्ता शादी में कोई मसाइल हों और लड़की कहे कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, या लड़का छोड़ना चाहे, तो लड़के को तलाक देने से पहले उसको ज़ाहिर हक महर देना है, और अगर लड़की खुला लेती है तो वो कहते हैं तुम अपना हक महर छोड़ो, ये हमारे यहाँ जो लीगल जो बिल्कुल ये
सवाबी और नौशहरा इन इलाकों में है। तो अपना महर छोड़ना पड़ेगा उसको। जी जी, ये शहरों में है, ये चीज़ें शहरों में हैं, लेकिन हमारे इलाकों में जो था ना, पहले बहुत आसान था निकाह करना, बहुत आसान था। अब ये बहुत महंगा कर दिया गया था इस जहेज़ की वजह से। तो हमने ये आसान किया कि जो घर पे लड़कियां बड़ी उम्र उनकी बढ़ जाती है, हम कहते हैं कि उनका निकाह आसान हो, लड़के पे भी बोझ ना पड़े और लड़की वालों पे भी बोझ ना पड़े। हालांकि जो लड़की के वालिदैन हैं वो भी उनको दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हम चाहते हैं कि जो शरीयत ने कहा है ना कि इनको जायदाद में इनका हिस्सा दिया जाए, तो वो इनको दिया जाए, माँ अपनी बहन बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया जाए। उस पर हमारा जोर है कि उनको उनका हिस्सा मिले। और ये जो आप हाँ, जो जहेज़ में ये लोग दे देते हैं, कहते हैं जी बाद में जो लड़की है वो माँ बाप को, लड़की खुद कहती है मैं इनसे कैसे हिस्सा मांग लूँ, फिर मेरे बाप है, मेरा भाई है, मैं फिर उस घर नहीं जा सकूँगी। हालांकि अल्लाह ने कहा है कि उनका हिस्सा बनता है, तो आप उनका हिस्सा उनको दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सही। और कौन से अहम फैसले किए आपने? इनमें जी हमने कोई 20 निकात उठाए थे, जिसमें एक तो ये होता है गमी खुशी दोनों में हमने बनाए थे ना, कि अभी कोई अगर अब इस ईद को कोई तीसरे चौथे दिन कोई फौत हो जाए, अगली जो आती है ना, जो उनकी पहली ईद होती है घर वालों की, वो दोबारा वहाँ पे एक गम का माहौल बना देते हैं। लोग जी जाते हैं फातिहा पढ़ें जी, हम कहते हैं ये शरीयत में नहीं है, दीन इस्लाम में नहीं है। तो उन घर वालों को दोबारा गम में दोबारा मुब्तला ना करें। ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उन पे पाबंदी लगाई है। जैसे बारात में आपने 15 लोगों ने जाना है, इससे ज़्यादा ना जाएं। जो यहाँ पे सलामी है वो भी जो शहरों में देते हैं, ये वहाँ पे गांव में जो होती हैं वो पूरा गांव फिर देता, आहिस्ता आहिस्ता औरतें जाती हैं घरों में दे के आती हैं। तो हमने उसको भी आसान किया बहुत कि सारे ऐसे सोशल लीवर्स हैं जो कि बन जाती हैं और फिर लोग उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, माशरा मुश्किलात का शिकार हो जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी बहादुर ताज साहब आपका, एक बड़ा आपने जो है वो कमाल काम किया है। बिल्कुल, देखिए छोटे से इलाके से ये तब्दीली शुरू हुई है, छोटा सा गाँव, और आगे अब देखें कैसे कैसे ये मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।